Okay guys, very good morning everyone. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने कुछ पढ़ाई की थी. It was regarding cloud, it was regarding the syllabus. Today we have to start with the new concept. पर उस कॉन्सेप्ट से पहले हमें जो भी हमने पढ़ा हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग में, हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे. एवरीबॉडी, सो लेट्स. आई थिंक सब लोग लाइन पर आ चुके हैं. सब लोग प्लीज, सब लोग लाइन पर आ रहे होंगे आई गेस. आवाज आवाज बंद, डिस्टर्बेंस हो रहा है. ओके, ठीक है. तो दोस्तों, आई होप सभी लोग जुड़ चुके हैं और आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों, आप कुछ करेंगे रिवाइज जो हमने कल पढ़ा था. सो गाइस, आर यू रेडी फॉर रिवीजन? ओके, तो जैसे हमने आपसे कहा था, हर रोज जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो प्रीवियस डे में ही अब तक के जितने भी लेक्चर हुए सबको रिवाइज करते हैं. जैसे कि डे अगर 5 है तो हम लोग पहले 4 दिन का रिवीजन करेंगे. डे 10 है तो हम लोग पहले 9 दिन का रिवीजन करेंगे. तो वैसे आज डे सेकंड है, सो यू हैव टू रिवाइज व्हाटएवर यू हैव लर्नड यस्टरडे. सो दोस्तों, कल हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा था. कैन यू प्लीज टेल मी क्लाउड क्या होता है? क्लाउड कैन बी एक्सेस फ्रॉम व्हाट? एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कि क्लाउड को दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. जी हां. क्लाउड को क्या किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं? जी हां. क्लाउड को क्या किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं? हां जी, कर सकते हैं. दोस्तों, कैन यू प्लीज रिकॉल द एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? सो कल हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स देखे. रिमेंबर, वी हैव सीन गूगल ड्राइव, वी हैव सीन ड्रॉपबॉक्स, वी हैव सीन फेसबुक, इंस्टाग्राम. स्वप्निल पाटनी क्लासेस का जो मैंने एमआईएस दिखा था वो भी क्लाउड पर, इसलिए वहां पे लोग कहीं भी एडमिशंस लेते हैं और मुझे वो यहां पे दिखाई देते हैं. जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उनका डेटा ना स्टूडेंट्स के पास होता है ना वो मेरे पास होता है, वो क्लाउड पर होता है. जब एडमिशंस लेते हैं, इट गोज ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग और वहां से मैं जब भी एक्सेस करता हूं तो मुझे डेटा मिल जाता है. बताएंगे दोस्तों और कौन से एग्जाम्पल देखिए. क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि दुनिया की हर कोई वेबसाइट क्लाउड पर ही है? जी हां, दुनिया की हर कोई वेबसाइट जो है वो क्लाउड पर ही है, इसीलिए तो दुनिया में सबको दिखती है. लेट इट बी ICIA.org, swapnilpattni.com, कोई भी वेबसाइट होने दो, उसको क्लाउड पर रखना ही जरूरी है. इफ इट इज नॉट केप्ट ऑन क्लाउड, नोबडी वुड बी एबल टू एक्सेस इट. और हमने एग्जांपल्स काफी देखे थे. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना क्लाउड का धंधा करती है, उसमें कुछ धंधा करने वाली कंपनी है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज. आज मैं वापस से उस वेबसाइट को आपको दिखाऊंगा. जो हमारे जेफ बेजोस है, इनकी ये बहुत बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस है. कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो क्लाउड का धंधा करती है, लोगों को स्पेस देती है ताकि लोग अपना डेटा अपने सॉफ्टवेयर वहां रख सके. आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर सोचिए, थोड़ा सोचने की बात है कि 160 अगर ब्रांच मेरी है, आई रिपीट, 160 अगर ब्रांचेस मेरी है और अगर मैं 160 लोगों को सॉफ्टवेयर चलाने देना चाहता हूं तो मुझे 160 सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा. कितने? 160 ब्रांच अगर मेरी है और मैंने एक ऐप डेवलप किया है एडमिशन के लिए और दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता, सो आई वुड हैव डेवलप्ड 160 डिफरेंट सॉफ्टवेयर. इट वुड हैव बीन सो वेरी कॉस्टली. सो इसलिए मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं 160 लोगों के लिए 160 सॉफ्टवेयर नहीं बनाता हूं, मैं एक ही सॉफ्टवेयर बनाता हूं और उसको क्लाउड पे रख देता हूं, व्हिच बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक सॉफ्टवेयर 2 लाख का था तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है. अब मैं एक ही 2 लाख का सॉफ्टवेयर लेके इसको क्लाउड पर रख देता हूं एंड इट बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इसका मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग से हम अपने कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं. दोस्तों, इस तरह से लोग अमेजॉन का, रैकनेट का, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका भी वो क्लाउड लेते हैं. उनकी क्लाउड एक जगह होती है. क्लाउड आसमान में होता है क्या जमीन में होता है? क्लाउड जमीन पर ही होता है. पर उसको क्लाउड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो दोस्तों, क्लाउड के और भी बहुत सारे एग्जांपल है. लेट इट बी नो, गूगल है, यूट्यूब है. अगर मैं आइए, कल हमने गाना देखा था, आज हम आपको एक गाना दिखाएंगे. फिर से एक बार आप बताएंगे ये गाना हमें क्यों दिख रहा है. फिर से एक बार रिकॉल करेंगे. ये जो गाना है आपके पास में, नेहा जी आपके बिल्कुल सामने, फिर से एक बार. अब ये गाना जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम यूट्यूब. तो आपको जवाब देना है कि ये गाना जो आप देख पाएंगे, हां मैं देख पा रहा हूं, हां, बिकॉज ना ये आपके लैपटॉप में है ना ये मेरे लैपटॉप में है. इट इज देयर ऑन व्हाट क्लाउड. कैन यू प्लीज चेक इट आउट गाइस? चेक करिएगा. मैं देख रहा हूं बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं. कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ओहो, प्यार भी तोला होगा तुमने. अब ना है तो फिर ना सही दिलबर,
इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता, इसमें तेरा। ओके गाइस, आपने गाने का बहुत आनंद उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया बताएंगे दोस्तों। ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, बिकॉज दिस सॉन्ग इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम क्लाउड। ये गाना आप भी आपके मोबाइल पे देख सकते हैं। जी हाँ, क्या मैं भी देख सकता हूँ? जी हाँ, इसका मतलब ये गाना ना आपके मोबाइल में ना मेरे मोबाइल पे, कहां पे है? इट इज देयर ऑन क्लाउड। क्या अच्छा, ये गाना आप जब चाहे तब देख सकते हैं, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी भी, जब भी आपका। इसका मतलब ये होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विथ एनी टाइम। अच्छा, अगला सवाल आपसे मेरा है कि अगर मैं क्लाउड की बात कर रहा हूं तो क्लाउड का एक फीचर जो बड़ा खास है, जब हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑलवेज पे पर यूज। क्या बोल रहा हूं मैं? पे पर यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे पर यूज? हम लोग को क्लाउड के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमने जितना उसका कंजम्पशन किया होता है, हमें उतने ही पैसे देना होते हैं। यानी कि इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। जितना हम लोग कंजम्पशन बिजली का करते हैं, उतना ही हम लोग बिल चुकाते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग क्लाउड का भी मानते हैं। अब आपसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कल हमने 10-15 मिनट देखा था, लास्ट में कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हुई। मैं वो सारी चीजें आपके साथ में कॉल कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो, एक बार बताओ कि दोस्तों कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे गूगल है, एक बार जरा देखते फिर से एक बार गूगल पे मैं कुछ भी टाइप करता हूं। मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूं प्रियंका चोपड़ा, या फिर मैं टाइप करता हूं, चलो प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा को मैं टाइप कर रहा हूं। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना हमेशा जरूरी होता है, बिकॉज आप भी नए नए हो, आपको ज्यादा इसके सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं हो, अभी तो शुरुआत है। तो हमेशा आपको एक मेरी इच्छा होती है कि पूरा बेसिक से वापस से बिल्ड कराऊं। इसलिए आप बता दो, ये फोटो मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज ये फोटो आपको भी दिखता है, मुझे भी दिखता है। ये दिखता है बिकॉज ये गूगल के क्लाउड पर है। फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया में क्लाउड क्या नहीं है? अगर ऐसी कोई तस्वीर मैंने अपनी ही डेस्कटॉप में रख दी हो, ऐसी कोई तस्वीर, ऐसा कोई गाना मैंने अगर मेरे लैपटॉप में रख दिया हो, तो इट विल नॉट बी एक्सेसिबल टू एनीवन। क्या मैं उसको क्लाउड कहूंगा? जी नहीं। क्लाउड उसको तब कहते हैं जब इट बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसलिए मेरे ऑफिस में रखे बड़े बड़े सर्वर भी जो दुनिया में कहीं से एक्सेसिबल नहीं होते, मैं उसको क्लाउड नहीं कहता हूं। और दोस्तों, कल हमने क्लाउड के अलावा और भी कुछ बात की थी। हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स है, हर किसी का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो आपको कल मैंने कहा था कि हम लोग चैप्टर 4 से शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों आओ पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को खत्म करते हैं, और उसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। ये रहा क्लाउड कंप्यूटिंग का डेटा आपके सामने अब। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काफी सवाल हमारे चलते रहेंगे आज भी। काफी हमें पढ़ना है इसके अंदर। ओके, सो देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके, सो हियर वी गो। कुछ अब नया पढ़ेंगे, यही है। जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब क्लाउड पढ़े या कोई भी, हम लोग आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे, मोबाइल कंप्यूटिंग देखेंगे और BYOD देखेंगे। हर समय पे जब हम लोग कुछ भी करेंगे, उसके लाइव एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, और वो एग्जांपल्स आपको आपके दिमाग में रखना है। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स डू इट गाइस। सो ये है, आपको मैंने कल ये कहा था कि जो भी किताबें हैं जो मैं यूज कर रहा हूं इस समय, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको लगता है ये किताबें आपके पास में हार्ड कॉपी में चाहिए, तो उस लिंक को क्लिक करें, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट ले, ताकि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग कर रहे हैं क्लाउड के पहले प्रश्न से शुरुआत। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स आप लिख रहे होंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? कि भाई क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या बोला? क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इससे पहले हम लोग इसको आगे बढ़े, शुरुआत करें। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको जब भी ये पढ़ना है, आपसे मुझे बोलना है, जब भी आपको पढ़ना है, आपके पास में वो एग्जांपल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर वो एग्जांपल्स आपके दिमाग में है, तो आपको सारे पॉइंट्स जो है वो इजीली रिकलेक्ट होंगे। सो प्लीज राइट डाउन ऑल द एग्जांपल्स। कल ये एग्जांपल्स मैं लिखवा रहा था, उस समय कनेक्शन टूट गया। प्लीज राइट डाउन गाइस, ये एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। प्लीज टेल मी यूट्यूब, फटाफट आपको लिखना है। और आपके साथ एक नोटबुक होना चाहिए, जिस आपने एक सब्जेक्ट के लिए अलग से नोटबुक बनाना है, ESSM के लिए। आपके इसमें हाइलाइटर्स, आपके इसमें पेन प्रॉपर एकदम प्लस सामग्री आपके पास में होना चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नंबर 1 यूट्यूब, गूगल ड्राइव ले लेंगे, ड्रॉप बॉक्स ले लेंगे। दुनिया की सारी वेबसाइट जो है वो क्लाउड पर होती है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
बताओ इंस्टाग्राम क्लाउड कैसे हुआ? बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूं, आपको दिखता है ना? क्या मैंने आपको भेजा है क्या? नहीं ना। आपके मेमोरी में है क्या? नहीं ना। तो कहां पे है? एक बार क्लाउड पर डालते हो, दुनिया में सबको दिखता है। अच्छा, दुनिया की सारी वेबसाइट्स कहां पे क्लाउड पर है? ICI.org का है, क्लाउड पर है। तो एग्जाम्पल लिखते रहना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, यूट्यूब, AWS, ये सारे एग्जाम्पल्स है। राइट गाइस, यहां तक कि स्वप्निल पाटनी क्लासेस का जो MI सॉफ्टवेयर है, जो आपको मैंने एडमिशंस दिखाए थे, वो एडमिशन के लिए भी मैं GoDaddy के कंप्यूटर सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, तो जो मेरी वेबसाइट है वो भी एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का ही है, इसलिए उसका डेटा मुझे जब चाहे तब मिलता है। आओ बच्चों, आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में शुरुआत करें। आपको वहां पे अगर आपके इसमें नोटबुक है तो जरूर एक हेडिंग देना, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हेडिंग देंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखना है आपको सभी को, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स and write the first point, elasticity and scalability. लिखो elasticity and scalability. ओके, लिखा आपने elasticity and scalability? चलो ठीक है। आप मुझे बताओ scalability, जिनका इंग्लिश अच्छा बताएंगे, scalability का मतलब क्या है? It means we can increase and we can decrease, we can increase and we can decrease, we can reduce the size of cloud computing। क्या ये बात सही है? जी हां। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे बिजनेस में अब मुझे रिक्वायरमेंट हुई, सपोज मैंने क्या किया था, मैं आपको मेरी बात बताता रहा हूं कि मैंने व्हेन आई स्टार्टेड swapnilpatni.com, तब इतने ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी, तब मेरे पास में स्टूडेंट्स का इतना डेटा नहीं था। तब मैंने उनके 60 GB डेटा को मैंने हायर किया था। आई हैड टेकन द प्लान जहां पे आई कैन यूज 60 GB। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, हर कोई स्टूडेंट्स का हम लोग नाम लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, उनका मोबाइल नंबर लेते हैं, सारा डेटा, कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो कौन से शेयर है, वो सारी चीजें जब आप लोग भरते हो ना, क्लिक करते हो, वो कहां जाती है? मेरे कंप्यूटर में नहीं आती, इट गोज ऑन व्हाट? क्लाउड। और इसीलिए मुझे क्लाउड को अब बढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी। क्या मैं बढ़ा सका? जी हां। तो पहले मेरे पास कौन सा प्लान था? 60 GB का। फिर मैंने कहा भाई आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम 60 GB टू 100 GB। अब मैं 100 GB का प्लान यूज कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? स्केलेबिलिटी। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ क्लाउड एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। हो सकता है, चलो एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। ये अभी हाल ही में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास कर रहा था, CA फाउंडेशन भी हमने लाइव स्ट्रीम पे लगाया है। तो पहले यू वर थिंकिंग कि वहां पे 1000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो 1000 स्टूडेंट्स के हिसाब से हमने बैंडविड्थ लिया था कि हम लोग, और वो सर्वर की कैपेसिटी ली थी हमने। तो फिर क्या हुआ? 1000 लोगों के हिसाब से ही। फिर बाद में वी अंडरस्टूड कि इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट। फिर हमने बोला कि वी वांट टू चेंज प्लान, वी वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वर्ड, कि ये बैंडविड्थ का जो प्लान है वो 1000 स्टूडेंट्स के लिए, अब हमें वो 2000 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, ताकि 2000 स्टूडेंट एट अ टाइम देख पाए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पैसा फेंको, तमाशा देखो, यू हैव टू मेक सी पे मोर गेट मोर। आपको जब भी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यू हैव टू पे मोर गेट मोर। हो सकता है 3 महीने बाद हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास खत्म हो जाएगी, हम उस प्लान को बंद कर देंगे। हम पुकर में क्यों उसका रेंट भरते रहेंगे? इसका मतलब इज स्केलेबल। यू कैन इंक्रीज, यू कैन डिक्रीज द साइज एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसका लिखिए वहां पे, देखो मैं आपको यहां पे भी दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ मेरे पास ध्यान देना है। यहां पे लिखा है, देखो, एक्सपांड एंड रिड्यूस। Cloud computing gives us the ability to expand and reduce the resources according to the specific service requirement. समझ में आया होगा? So please write down guys, आपको लिखना है we can increase, आपकी नोटबुक पर लिखना है। ये लिखवा रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास में बुक नहीं है। अगर बुक होती तो मैं डायरेक्टली वहां पे हाईलाइट कर देता। तो मेक श्योर कल के लेक्चर आप सभी के पास में बुक है, तब तक आप सबको यही लिखना है। लिखो we can increase and decrease the size of cloud as per the requirement. We can increase and decrease the size of the cloud as per the requirement. चलो आगे बढ़ेंगे जी। अब बहुत आगे बढ़ने का समय आ चुका है दोस्तों। आपके सामने एक चीज मैं ला रहा हूं जिसका नाम है पे पर यूज। आप सभी को मैंने कल से काफी बार कहा, इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने कहा ना, जो एक बार हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उसमें उसको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने दो, उसको एडवांटेज पूछने दो, वॉट एवर यू नो द क्वेश्चन इट इज, यू वुड बी एबल टू आंसर बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पता है। जरूर आपको लिखना सेकंड हेडिंग पे पर यूज। ये द सेकंड हेडिंग पे पर यूज। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
पे पर यूज, जितना यूज करेंगे उतना ही पैसा देंगे, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। वंस अगेन आई रिपीट, यू डू नॉट हैव टू पे मोर। जितना आपने कंजम्पशन किया है, जितना आपने यूसेज किया है, उसका बकाया बिलिंग आता है। अभी मैंने हाल ही में ये बैंडविड्थ का जो प्लान है उनको बोला है कि हमें बैंडविड्थ का एक हमने प्लान लिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सॉरी सर्वर का एक प्लान लिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब आपको एडवांस में पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप जितना उसका यूज करोगे उतना उसका बिल आएगा। मंथ एंड में जैसे अपने पोस्टपेड जो टेलीफोन्स होते हैं उसका बिल आता है, उसी तरह से इसका भी बिल आने वाला है और उसी तरह से हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या हुआ है? ये पे पर यूज मॉडल है। लिखो, इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। सर ये कहां पे होता है, ये सब चीजें कहां मिलती है? चलो मैं आपको कुछ और अंदर ले जाऊंगा। आपके सामने आपको एक अमेजॉन की वेबसाइट दिखाई दे रही है। मैं आपको आज AWS पे ले जाके सारे प्लान ही दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है ना? ये आपको दिख रहा है, देखो यहां पे मैंने अमेजॉन EC2 फीचर देखे हुए, दिख रहा है यहां पे, और उसके ठीक बाजू में ये अमेजॉन का EC2 मॉडल बोल के काफी फेमस है, काफी लोग इस सर्वर, ये वाला सर्वर चूज करते हैं। जैसे होता है ना पोस्ट पे में अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा पोस्ट पे जो हम लोग मोबाइल लेते हैं उसमें अलग अलग टाइप के प्लान होते हैं, 500 का प्लान, 300 का प्लान, ऐसे इनके अलग अलग टाइप के सर्वर है। तो हर कोई इंसान अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई और दूसरा ले रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। सी हर किसी इंसान को एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, किसी को कुछ अलग है, किसका धंधा अलग है, किसका कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट लेगा। तो इस तरह से EC2 फीचर्स जो है, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे सारे उसके लिखे हुए, टू यूज EC2 यूज सिंपली सेलेक्ट, और ये सब कुछ फीचर्स लिखे उसके, ये सारी चीजें। पर एक देखते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइसिंग क्या है। देखो यहां पे ये उसका प्राइसिंग है, ये सारी चीजें जो दिख रही है आपको ये उसके प्राइसिंग मॉडल में मैं देख पाऊं। ठीक है ना? देखो उसकी ऑन डिमांड आपको दिख रहा है, ऑन डिमांड ये सारी चीजें देखो दिख रही है। देखो सी रेज ऑफ प्राइसिंग, डेडिकेटेड होस्ट, आप कहेंगे सब कुछ क्या है? देखो हमारे लिए सब चीजें नहीं है, पर आपको समझना चाहिए कि प्राइसिंग मतलब इसकी प्राइसिंग जैसे होती है। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। यहां पे देखो दो टाइप के अमेजॉन के अलग प्लान्स हैं। अब जरा ध्यान से ये प्रैक्टिस समझ के लीजिए कि मतलब जैसे आप क्लाउड, अगर आपको लगता है मेरी वेबसाइट मुझे चालू करना है या मुझे क्लाउड यूज करना चालू करना है, तो आपको कहां, इस दुकान है, किराना शॉप पे मिलेगा क्लाउड? आपको नहीं। ग्रोसरी शॉप पे मिलेगा? नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको AWS की वेबसाइट पे जाना है। वैसे और भी बहुत सारी, पर AWS से काफी नाम इसलिए उसके बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है? तो आपको देखना भाई मुझे कितना GB चाहिए, मुझे कितना रैम चाहिए, मुझे कितना उसमें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। तो फिर ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट देखते हुए आपको इनके प्लान्स दिखना होते हैं और वहां पे प्लान देख के आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे अमेजॉन लाइट्स लिख रहा होगा और अमेजॉन EC2 दिख रहा होगा और उसके दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं। एंड ऑन द बेस ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा चाहिए, बिकॉज अभी हर एक इंसान की अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो किसी को EC2 अच्छा लगेगा, किसी को लाइट सेल अच्छा लगेगा। तो आपको समझ के लिए इसी ये चीजें आपके मॉड्यूल में लिखी नहीं कि अमेजॉन नाम की कोई चीजें वहां पे ऐसा लिखा है, पर मैं हमेशा प्रैक्टिकल इनसाइट देने की कोशिश करता हूं। बिकॉज आजकल मतलब पिछले 2-3 सालों से मैं इन सब चीजों से डील करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूं और कैसे हम लोग क्लाउड को यूज करते हैं, कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं ताकि आपको कल चल के जब भी लगे कि क्लाउड लेना है तो आपने यहां जाना, अपने हिसाब से प्लान को सेलेक्ट करना है। ओके, देखो यहां पे सारी चीजें यहां पे आपको दी हुई है, ये अलग अलग टाइप की चीजें को यहां पे लो प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग, मैनेज्ड एनवायरनमेंट, 1 मंथ का फ्री लो, इजी स्केल योर आइडिया, गेट स्टार्टेड इन मिनट्स, ये सारी चीजें आपको जो दिख रही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो उनके अलग अलग टाइप की प्राइसिंग आएगी वहां पे। ठीक है? अभी रुको मैं आपको और भी चीज दिखाता हूं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो हमने हाल ही में एक क्लाउड का डेटा परचेस किया हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पे। ये क्या लिखा है? EC2 सर्वर की डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, रैम 32 GB दिख रहा होगा, कोर 16 कोर्स आपको दिख रहा है। ये जो मेरा आसिम साहू जो है, ये मेरा
टेक्निकल डेवलपर है, उसको मैंने आज कहा था कि हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, जो उसके डिटेल्स भेजो ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकूं कि आखिर स्वप्निल पाटनी क्लासेस कौन सा क्लाउड यूज कर रहा है ये सब चीजों के लिए। तो अभी हम लोग ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उसके लिए देखो रिक्वायरमेंट है। वॉल्यूम कितना है उसका? 200 GB। और वहां पे क्या लिखा है? रेट $0.65 पर आवर, और उसका ओएस है लिनक्स का। आपको एक कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है कि वी आर गोइंग रियली वेरी प्रैक्टिकल। आप समझने की कोशिश करो, मैं आपके दिमाग में वो चीजें घुसे रहा हूं जो आपको कभी आपके कवरेज में भी नहीं है। ये चीजें दिखाने का एक ही मतलब है, अभी एक पॉइंट आया था पे पर यूज, अब मुझे वो पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबको ये पे पर यूज का मतलब दिख रहा है 0.65 पर आवर। इसका मतलब क्या है? हम लोग जितने घंटे अपनी लाइव क्लासेस चलाएंगे, समझा, उसके हिसाब से 0.65 पर आवर के हिसाब से उसको ये पैसे देना पड़ेंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा हम लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा चार्ज बनेगा। और ये क्या करता है? पोस्टपेड बिल की तरह एक महीने बाद हमको बिल भेजता है कि तुमने इतने तक घंटे यूज किया, लाओ भाई हमारे इतने पैसे, उतने पैसे। और वो भी क्या करते हैं? उसमें क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पैसे लेके रखते हैं। मतलब हमें बिल भेजेंगे, हम भेजेंगे, ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। तो आई होप आपको एक रियली प्रैक्टिकली आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको ये इस तरह से समझना। आप देखो वहां पे मैंने आपको ये और एक चीज बताई, वहां पे रैम 32 GB की लिखी है, वो वॉल्यूम 200 GB का लिखा हुआ है। आपको समझो, अगर कल्चर के में मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, सो कैन आई मेक चेंजेस दिस प्लान, पर चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से बिलिंग भी चेंज होगी। तो इसलिए हमारे बुक में एक तीसरा प्लान है, उसको भी आपको अंडरलाइन करना है, उसका नाम है ऑन डिमांड। अब ये ऑन डिमांड क्या चक्कर है? ऑन डिमांड मतलब इन केस आई वांट टू इंक्रीज द साइज फ्रॉम 200 GB to 400 GB, आई कैन डू सो। इन केस आई वांट टू इंक्रीज द साइज फ्रॉम 32 GB to 64 GB, आई कैन डू। मतलब अरे भाई वो धंधा लेकर बैठा है यार, अमेजॉन क्या करने बैठा है? धंधा लेकर। अगर मैं बोलूंगा 40 GB और दे दो, वो लेगा नहीं नहीं, ऐसा शॉर्टेज थोड़ी ना है, उसके पास में सारी चीजें है। इट्स आवर यार आवाज का ठीक है, देखो चेक करो आवाज, आवाज चेक करो, आवाज गई थी सुना मैंने। चेक 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 चेक, आवाज ओके? आई थिंक ऑल ओके। चेक करना भाई आवाज। आइए, ओके माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक, ओके डन। आ गई होगी शायद से आवाज। वो जो मैंने पहले पढ़ा है वो चल रहा है पहले तो। ओके माइक चेक, माइक चेक, आई थिंक आवाज ओके होगी। ठीक है डन। सो मैं क्या बोल रहा था आपको एक बार चेक कर लेना आवाज आ रही कि नहीं। ठीक है ओके डन, आवाज आ गई। सॉरी, मैं आपको जो पहले बोल रहा था वो वापस बोलता हूं कि इसमें मैंने दो चीजें आपको जो एग्जांपल पढ़ा है उसमें मैं कह रहा था कि पेपर यूज की मैं बात कर रहा था, यानी कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने के पीछे मैं आपको समझा रहा हूं। पेपर इसका मतलब है कि अब जितने घंटे मैं इनका बैंडविड्थ यूज करूंगा या जितने घंटे इनका सर्वर यूज करूंगा उसके हिसाब से बिलिंग करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर रखते हैं, तो जितना घंटे मैं यूज करता हूं उसमें से वो डिडक्ट कर देते हैं। तो उनके लिए पेपर यूज आपको समझ में आएगा। अब आप समझने की कोशिश करो ऑन डिमांड के, इसी लगे हाथ मैंने ऑन डिमांड कैसे पढ़ा दिया आपको मालूम है क्या? आप बताओ, मेरा ये
32 जीबी का रैम लिया और मेरे बच्चे कहने लगे सर आपका वीडियो अटक अटक के चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो क्या होता है मालूम क्या? आई विल आस्क हिम टू इंक्रीज द साइज ऑफ रैम। फिर वो 64 कर सकते हैं, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा खत्म हुआ? ऑन डिमांड। पर आपको एक मैं कह रहा था, जब ये आवाज खत्म बीच में बंद हो गई थी, मैं क्या कह रहा था कि जब हम लोग इनसे जब क्लाउड लेते हैं, इनके इसमें एक बड़ा सा हार्ड डिस्क होता है। मतलब आपने कल उनके सर्वर्स देखे, लाखों जीबी का हार्ड डिस्क है, लाखों जीबी का रैम है। जब मैं उनको 32 जीबी मांगता हूं तो ऐसा टुकड़ा की 32 जीबी नहीं देते मुझे। दे आर लॉजिकली ब्रेकिंग डाउन द एंटायर सिस्टम ऑफ रैम। अंडरस्टैंड करो, लॉजिकल मतलब जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, जैसे आपके हार्ड डिस्क होती है सी ड्राइव, डी ड्राइव के टुकड़ा होता है, सी ड्राइव का टुकड़ा, डी ऐसे। व्हाट वी डू इज वी आर जस्ट लॉजिकली पार्टीशनिंग द हार्ड डिस्क लाइक दैट। क्लाउड कंपनी के हजारों लाखों जीबी का जो हार्ड डिस्क बड़ा बड़ा होता है, या हजारों लाखों जीबी का जो रैम होता है, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतना टुकड़ा मेरे नाम पे अलॉट हो जाता है। टुकड़ा एक्चुअल में काटते नहीं है, लॉजिकली टुकड़े बनते हैं। अंडरस्टैंड हो? तो इसलिए बोलते हैं ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझना बेहद जरूरी है। अब देखो, अब ये बताओ ये क्या पढ़ रहे हैं? एक अगला पॉइंट, आपको पेपर यूज समझ गया? लिखा आपने उसके लिए कुछ? क्या लिखेंगे? जितना यूज करेंगे उतना लिखो, जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे, जितना यूज करेंगे जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, ऑन डिमांड। जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। ऑन डिमांड लिखो। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? यहां पे लिखा है ऑन डिमांड का मतलब आपकी बुक में, बिकॉज वी इन्वोक क्लाउड सर्विसेज ओनली व्हेन नीड देम, दे आर नॉट अ परमानेंट पार्ट ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये मेरे घर पे मुझे सारी चीजें रखने की जरूरत है, या मैं जैसी जैसी जरूरत पड़ती है वैसी वैसी मैं आता हूं? हाँ, आंसर क्या है? ये मैं परमानेंटली अपने घर पे लेकर नहीं रखता हूं, जैसी जैसी मुझे जरूरत पड़ती है वैसी वैसी चीजें मैं डिमांड करता हूं। मुझे 32 के बदले 64 चाहिए तो मैं मांग लेता हूं, 200 जीबी के बदले 400 चाहिए तो मैं मांग लेता हूं। मतलब ये मेरे पास ऑन डिमांड जब मुझे चाहिए तब वो अवेलेबल हो जाती है, हमेशा उसको लेकर मेरे सीने से लगाने की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत पड़ती तब मांगता हूं। ऑन डिमांड मतलब क्या? अभी चाहिए अभी मिली, अभी चाहिए मिले। इस तरह समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ऑन डिमांड उसको बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग राइट ऑन देयर। इट इज अवेलेबल, इट इज इजीली अवेलेबल वेन एवर वी वॉन्ट इट। इट इज इजीली अवेलेबल वेन एवर वी वॉन्ट इट। इट इज इजीली अवेलेबल वेन एवर वी वॉन्ट इट। अब एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है जो आपको बहुत मजा आएगा सुनकर भी, इसका नाम है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का मतलब समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने गो डैडी वालों से बात करी थी कि मैंने कहा सर मेरे एडमिशन का पूरा डेटा आपके पास है। बोले सर बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर क्या मुझे इसका बैकअप लेकर रखने की जरूरत है? बोले क्यों? मैंने कहा अगर मेरे सारे एडमिशंस आप क्लास में रखे हुए हैं और वो एडमिशंस अगर डिलीट हो गए तो भाई देखो कौन से स्टूडेंट ने कितने एडमिशंस लिए, मेरे पास बहुत सारे फैकल्टीज भी काम करते हैं तो उनको भी तो मुझे शेयरिंग देना पड़ता है। मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंचाइजीज काम करते हैं, उनको भी तो शेयरिंग देना है। और सारे एडमिशन का डेटा अगर मान लो डेटाबेस से डिलीट हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे समझेगा नहीं किसका कितना एडमिशन है, और मेरे तो फैकल्टी और मेरे फ्रेंचाइजी मेरे ऊपर चढ़ेंगे। अब अंडरस्टैंड करो, इन दिस केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैलकुलेट। आई आस्क्ड हिम कि शुड आई टेक द बैकअप? ही सेड सर डू नॉट वरी, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मैंने कहा सर मेरा डेटा गया। तो बोले सर आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जब एक एंट्री यहां पे आता है, आपका जब एक बाइट जब डेटा आता है तो हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसके तीन जगहों पे बैकअप लेकर रखते हैं। अगर एक सर्वर डाउन तो नो प्रॉब्लम, यू विल बी गेटिंग डेटा फ्रॉम द सेकंड सर्वर। इफ द सेकंड सर्वर इज डाउन यू विल बी एबल टू रिसीव योर डेटा फ्रॉम थर्ड सर्वर। इसको कहते हैं रेजिलेंसी। ये तो क्लाउड की खासियत है। वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अगर आपने बोल दिया एडब्ल्यूएस के में डेटा गया, इसका मतलब बैकअप लेने का जिम्मेदारी उनका होता है। देखो क्या लिखा है यहां पे, द रेजिलेंसी ऑफ द क्लाउड सर्विस ऑफरिंग कैन कंप्लीटली आइसोलेट द फेलियर। कंप्लीटली आइसोलेट द फेलियर का मतलब समझता है कि फेलियर होगा ही नहीं, फेलियर होगा ही नहीं। एंड द स्टोरेज रिसोर्स ऑफ द क्लाउड यूजर्स। व्हाट इज अ माइग्रेटेड
इसका मतलब क्या, वर्क हो जाएगा आपका माइग्रेट। अगर एक सर्वर से जहां पे मेरा डेटा आ रहा था और वो सर्वर बंद हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब मुझे वही डेटा दूसरी जगह से मिलेगा, वो भी बंद है तीसरे से, मतलब मेरा काम जो है ना माइग्रेट हो जाएगा। वर्क इज माइग्रेट टू डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज इन द क्लाउड विथ और विदाउट द यूजर्स अवेयरनेस। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? आपने कई बार देखा होगा, अक्सर आप देखते हो YouTube पे जब आप जाते हो, Google पे जाते हो, यू क्लिक इट एंड यू गेट इट, यू क्लिक एंड यू गेट इट। अब कैसे होता है भाई, क्या इसका मतलब है उनका सर्वर आज तक जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ? जिंदगी में लाखों बार सर्वर उनके भी फेल होते हैं, बट व्हाट दे डू इज दे मेक रेप्लिकास, दे मेक बैकअप्स। सो इन केस यूजर वाज गेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर 1 एंड सर्वर 1 इज करंटली नॉट अवेलेबल, नॉट वरी, यू आर गेटिंग द सेम डेटा फ्रॉम अदर क्लाउड। गेट इट? दिस इज राइट ऑन दैट रेजिलेंसी। क्या लिखा आपने? रेजिलेंसी। ओके, रेजिलेंसी पॉइंट समझ गया? देखो, इन केस वन सर्वर इज डाउन, इन केस वन सर्वर इज डाउन, वी रिसीव डेटा फ्रॉम अदर सर्वर, चलो इसके बाद एक पॉइंट है मल्टी टेनेंसी। हमेशा की तरह इस पॉइंट को भी प्रैक्टिकल देखते हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूं, एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है GoDaddy। आओ जरा देखिए, GoDaddy डेटा सेंटर में आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये डेटा जरा देखिए, ये डेटा सेंटर तो वापस आपको देखना है, ये वही जगह है जहां पे मेरे एडमिशन स्टोर होते हैं। GoDaddy.com is the world's largest domain name registrar and web hosting provider. With over 10 million customers, 55 million. Over 10 million customers. 10 million यानी कि 1 करोड़ कस्टमर्स है। Domain names. वहां पे लिखा 55 million domain names. 5 मिलियन वेबसाइट होस्ट की है। यानी कि GoDaddy जिस दिन बंद हो जाएगा, 50 लाख वेबसाइट्स बंद हो जाएगी। 55 मिलियन डोमेन नेम्स है, जैसे डोमेन नेम swapnilpatni.com, ICA.org, इतने 55 लाख से। क्या मैं कह सकता हूं मल्टी टेनेंसी? इन्होंने एक बंदे को अपनी जगह किराए पर नहीं दी है। अब मेरे जैसे swapnilpatni.com जैसे लाखों लोग इनके कस्टमर है, तो एक पॉइंट हमारा प्रूव हो चुका है, मल्टी टेनेंसी। यानी कि मतलब क्या हुआ देवांश, इनका कस्टमर एक है क्या बहुत सारे है? बताओ क्यों इतने कस्टमर होंगे, क्या जरूरत है भाई? नहीं, पर मान लो उन्होंने क्यों दिया सब लोग को रेंट पे? उन्होंने सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं दिया? मुझे बताओ कि उनकी कॉस्ट इतनी जो उन्होंने लगाई है एक क्लाउड कंप्यूटर, जरा देखो कितना बड़ा, ये आज से मुझे अकेले को रेंट पे देंगे तो उनका रिकवरी भी नहीं होगा। जरा देखो क्या है, कितना बड़ा सिस्टम है इनका। क्या लिखा 35,000 सर्वर्स है वहां पे। हाउ मेनी? 35,000, 35,000 सर्वर इस बिल्डिंग के अंदर। मुझे अकेले को थोड़ी देंगे, मेरे से लाखों लोगों को देंगे, तब जाके उनको प्रॉफिट में मजा आएगा। Today we'll take a look at our main US data center that is home to 4 state-of-the-art. अंदर कैसे दिखता है? design that we have in a देखो lot of इस our तरह से। environments. We're at the back of the rack right now. This is very standard design for us. We have our 2-arm power PDU strips, and then we have our cabling done in a fashion that's very neat and workmanlike, orderly. One of the benefits of doing this is trying to repair and service all these IT servers. We can do it in a very rapid fashion. We're not struggling with all the different cables and trying to find out what's going on. By making this neat, it really minimizes risk that we don't impact any other servers while we're working on a particular server. At this facility, we've got units that gather the heat from our server room. At this facility, यही वो जगह है, यही वो सर्वर्स होते हैं, इसको ही तो हम लोग सर्वर्स कह रहे हैं। और यही होते हैं आपके मल्टी टेनेंसी का एग्जाम्पल कि वन GoDaddy इज व्हाट अवेलेबल फॉर मिलियंस ऑफ यूजर्स। इसका मतलब उनका एक टेनेंट swapnilpatni.com नहीं है, लाखों है। प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल मल्टी टेनेंसी। अगला पॉइंट आपके पास में, और उसका एग्जाम्पल है GoDaddy.com। ओके, यहां पे क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। ICA लिखता है Public cloud services providers often can host the cloud services for multiple users within the same infrastructure. बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? मल्टीपल यूजर्स के लिए अवेलेबल है, और पॉइंट हमारा हो चुका है।
अब अगला पॉइंट, द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। सर ऐसे कोई सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में, मुझे बताओ अगर सवाल पूछते हैं तो मैं आपको क्यों पढ़ाता। एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, 5 मार्क के लिए, जहां फिर आपको सारे 6 पॉइंट लिखना पड़ेंगे और 6 पॉइंट के अंदर उनका थोड़ा थोड़ा जो रिलेवेंट डेटा है वो आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमारे सिलेबस में 30 मार्क के एमसीक्यूज और 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सवालों को क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं। वर्कलोड मूवमेंट होती है, इसका मतलब यह हुआ कि एक क्लाउड से डेटा दूसरे क्लाउड में जा सकता है। क्या आपने कभी देखा एक पेनड्राइव से दूसरे पेनड्राइव में और एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में डेटा जा सकता है? जी हां, जाता है। तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकता है, या फिर एक ही क्लाउड कंप्यूटिंग के छत के नीचे एक सर्वर का डेटा दूसरे सर्वर में जा सकता है। इस बात को आपको समझना जरूरी है। द डेटा कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक। एक बार फेसबुक का ऐसे हुआ, मोदी जी ने मार्क जकरबर्ग को कहा कि मार्क, फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया के। बोले हां, डेटा कहां पे? बोले यूएस में। जब भी कोई इंसान इंडिया का फोटो और इमेज अपलोड करता है तो डेटा कहां जाता है? यूएसए के सर्वर्स पे, बिकॉज उसका लोकेशन वहां पे। मोदी जी ने कहा हमारे बहुएं, हमारे बेटियां, सबकी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड होती है, लोग शौक से दाते भी हैं, और डेटा कहां पे है? यूएस में। ये बिल्कुल भी टॉलरेटेड नहीं है। हमारा डेटा, हमारे बेटियों का डेटा, सबका डेटा मुझे भारत में चाहिए, वरना इंडिया के अंदर फेसबुक पे बैन लगा देंगे। यही सुनने के बाद मार्क ने कहा ऐसा कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं है, आप बोलो कहां प्लांट लगाना है, आप जगह दे दो। बोले गुजरात में बहुत जगह है, गुजरात में बड़ा डेटा सेंटर डलवा दिया फेसबुक का। अब सारा का सारा डेटा फेसबुक ने वहां से इंडिया में शिफ्ट करवा दिया। अब इंडिया का कोई फेसबुक का डेटा इंडिया पर ही उपलब्ध है। इसका मतलब क्या? वर्कलोड मूवमेंट हुआ। इसका मतलब एक क्लाउड से डेटा दूसरे क्लाउड में चला गया। अरे इट्स इजी यार, डेटा ट्रांसफर। ये कोई हार्ड डिस्क, क्या बोलते हैं इसको, कोई हेवी चीज थोड़ी ना। अरे इजी, द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। जैसे एक पेनड्राइव से दूसरे पेनड्राइव में जाता है कि एक क्लाउड से, क्लाउड मतलब होता क्या, सर्वर होते हैं, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती है, कि एक बड़ी हार्ड डिस्क से दूसरी बड़ी हार्ड डिस्क में जा सकता है। जी हां, तो इसमें एक दो बात इनके अंदर, यहां पे उन्होंने क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स कैन माइग्रेट वर्कलोड अक्रॉस दी सर्वर। अक्रॉस सर्वर क्या? एक ही क्लाउड के अंदर अलग अलग सर्वर पे, बोथ इनसाइड एंड अक्रॉस डेटा सेंटर। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सर ऐसे क्यों अंदर के अंदर ट्रांसफर करेंगे? अभी आपने फेसबुक का एग्जांपल है वो समझा कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड। भाई अगर एक क्लाउड के अंदर मान लो 100 सर्वर है, 80 सर्वर में बहुत ज्यादा डेटा हो गया और उसके कारण उनकी स्पीड कम हो गई, एफिशिएंसी कम हुई, और 20 सर्वर जो खाली पड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं 80 सर्वर का डेटा उठा उठा के 20 सर्वर पे डाल देंगे, ताकि सब सारे सर्वर अच्छे से काम करेंगे। इसलिए कहते हैं अंदर के अंदर डेटा वर्कलोड शिफ्ट हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। आगे, दिस माइग्रेशन माइट बी नेसेसिटेटेड बाय कॉस्ट। हो सकता है कभी कभी कॉस्ट कम करने, हो सकता है यूएस से इंडिया में मार्क जकरबर्ग खुद ही बोल दे कि मोदी जी मैं अपने डेटा सेंटर को इंडिया में ला सकता हूं। ऐसे क्यों बोलेगा? क्योंकि यूएसए में बहुत ज्यादा कॉस्ट है। तो टू सेव हिज कॉस्ट कैन इट बी शिफ्टेड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया? हाँ, सी रीजन भी हो सकता है, कॉस्ट की वजह से हो सकता है, या फिर वहां पे एक रिक्वायरमेंट है, देखो रेगुलेटरी रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो कोई भी वजह से डेटा कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सर्वर टू अदर सर्वर और वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड। ये 6 पॉइंट्स हमने खत्म कर लिए। अब ये 6 पॉइंट के लिए आपको एक पॉइंट लिखना जरूरी था, वहां पे वर्कलोड मूवमेंट लिख दो। वहां पे डेटा कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सर्वर टू अदर सर्वर और वन क्लाउड टू अदर क्लाउड। ये आपको लिखना जरूरी है। Data can be shifted from one cloud to another cloud or one server to another server. So दोस्तों 6 पॉइंट हमने खत्म किया, और अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर भटका होगा तो वो मेरा समय आ चुका है, मैं सारे पॉइंट को फिर से एक बार आपके लिए रिकॉल करूंगा। और प्लीज जब मैं अब रिकॉल करूंगा ना, तो आप प्लीज अपने मन से उसके जवाब देने की कोशिश करना। ओके, एक एक पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले पॉइंट कौन सा बोला था? स्केलेबिलिटी। व्हाट वाज द मीनिंग? देख, आंसर देखना नहीं, मन से बोलना है। बोलो, क्लाउड का स्केलेबिलिटी मतलब कि कैन वी इंक्रीज द साइज, कैन वी रिड्यूस द साइज ऑफ क्लाउड? यस। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर यूज? बोलो जल्दी से, पेपर यूज का मतलब क्या है? जितना यूज करेंगे
उतना ही पे करना होगा, ना कम ना ज्यादा। नंबर 3 और ऑन डिमांड का मतलब क्या है? अरे मुझे आज 32 GB चाहिए, कल 64 कर रहा है, कर सकता हूं क्या मैं? हाँ कर सकता हूं। रेजिलेंसी का मतलब क्या है? रेजिलेंसी मतलब अगर मैंने एक क्लाउड पर डेटा रख दिया और एक क्लाउड का डेटा चला गया तो क्या मैं दूसरे क्लाउड से भी फेच कर सकता? बिकॉज दे आर टेकिंग व्हाट? मल्टीपल बैकअप्स। आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी टेनेंसी? एग्जांपल लेता हूं GoDaddy का। बताओ मल्टी टेनेंसी का मतलब क्या है? एक क्लाउड के एक ही कस्टमर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। एक टेनेंट होंगे क्या? बहुत सारे होंगे। वर्कलोड मूवमेंट का मतलब क्या? कैन वी शिफ्ट वर्कलोड फ्रॉम वन सर्वर टू अदर सर्वर, वन क्लाउड टू अदर क्लाउड? यस पॉसिबल। इसी तरह से दोस्तों ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स हमारे खत्म हुए। तो आई थिंक अब समय आ चुका है, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपको लगेगा सर ये जो हम लोग पढ़ रहे कितना इजी लग रहा है। वो इजी क्यों लग रहा है मालूम? बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा एडवांटेज पढ़ूंगा ना, 5 मिनट में एडवांटेज खत्म हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब बताएंगे एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बोलो क्या होता है? अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें क्या लिखा है? वॉल्यूम आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इवन विद द फ्यूअर सिस्टम्स, देयरबाय रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या बोल रहे हैं? Volume output of the productivity can be increased even with fewer systems and thereby reduce the cost per unit of the project. तो ये बात समझ में नहीं आई, इस बात को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखता हूं, बस 2 मिनट के लिए, उसके बाद में आता हूं। Reduce spending on the technology infrastructure। आप जवाब देना कैसे? देवांश आपको बताना है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी कितनी ब्रांचेस है? 160 ब्रांचेस है। और तो कितने सॉफ्टवेयर लगते अगर क्लाउड नहीं होता? तो I would have installed 160 software on 160 different locations of India. It would have cost me so much. अब how much I'm spending? 2 लाख रुपए एक सॉफ्टवेयर के, और 160 जगह होती और दुनिया में क्लाउड नहीं होता तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 2 के 3 करोड़ 20 लाख का मैं खर्चा करता। आज मैं क्या कर रहा हूं? क्लाउड पे होने की वजह से अब मेरा सॉफ्टवेयर मैं कहां लगा रहा हूं? क्लाउड के सर्वर पर डालता हूं। द मोमेंट इट इज ऑन क्लाउड इट बिकम्स एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी फ्रेंचाइज ऑफ माइन। इसलिए अब 160 ब्रांचेस से जब भी एडमिशन लेते हैं सबको अलग अलग सॉफ्टवेयर देने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए यह हुआ है कि आई एम एबल टू सेव ह्यूज कॉस्ट। सो कैन प्लीज अंडरस्टैंड गाइस? तो किसकी कॉस्ट मैंने सेव कर ली? सॉफ्टवेयर की। अब सोचने की बात है, क्या मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर की कॉस्ट सेव करी है या मेंटेनेंस की भी कॉस्ट सेव करी है? क्योंकि अगर 160 गाड़ियां लेंगे तो 160 मेंटेनेंस होगा, तो वैसे 160 सॉफ्टवेयर होंगे और मुझे कुछ नया फीचर डालना पड़ेगा तो 160 जगह पे डालना पड़ेगा। बट दोस्तों हमारे पास क्लाउड है ना, हमने सॉफ्टवेयर लगाया कितने जगह पे? एक जगह पे। तो मेंटेनेंस भी कितने जगह पे करेंगे? एक ही जगह पे। सो डोंट यू थिंक वी आर एबल टू सेव द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? यस, ओके। चलो ये बात बताओ मुझे, ये आपके पास में रिड्यूस द आ गया होगा, ये समझ में आ रहा होगा। रिड्यूस द स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे लिखेंगे आप, प्लीज लिखिएगा। पॉइंट भी आपको हेडिंग लिखना है, बेनिफिट्स। और बेनिफिट्स में क्या लिखना? सबसे फर्स्ट पॉइंट रिड्यूस स्पेंडिंग, रिड्यूस स्पेंडिंग। और उसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ? सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर। और लिखो एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू, एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर्स एट 160 different location. Softwares at 160 different locations. Okay, this is the first point, first benefits that we are done with. अभी सेकेंड बात है ग्लोबलाइज। ग्लोबल 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 मतलब दुनिया वालों को, अंडरलाइन द वर्ड, पीपल वर्ल्ड वाइड कैन एक्सेस, पीपल वर्ल्ड वाइड कैन एक्सेस। एग्जाम्पल राइट डाउन यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। सर क्या कैसे एग्जाम्पल दिया आपने? यूट्यूब क्यों? आप ही बता दो यूट्यूब इसके एग्जाम्पल क्यों है? कि ये गाना दोस्तों आज हमने जो देखा था, क्या वो दुनिया में हर जगह पे अवेलेबल है? जी हाँ, लिखो वर्ल्ड वाइड। उसका क्या उसका पॉइंट का नाम था? ग्लोबलाइज वर्कफोर्स। इसको क्यों इन्होंने ग्लोबलाइज कहा है?
बिकॉज अगर आप इस वीडियो को देख ले, या मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार आपको जवाब देना है कि ये गाना किसको अवेलेबल है। क्या गाना सिर्फ मुझे, क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, क्या सिर्फ इंडिया में, या दुनिया में किसको भी अवेलेबल है? किसी को भी एक्सेसिबल है। सो डोंट यू थिंक गाइस, यूट्यूब ये भी एक क्लाउड है और दुनिया में किसी को भी अवेलेबल हो जाता है। द मोमेंट द डेटा इज अवेलेबल ऑन क्लाउड, इट बिकम्स एक्सेसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसीलिए क्लाउड फेमस हुआ है यार। एक जब अभी गूगल क्यों फेमस हुआ है? बिकॉज डेटा कहां पर डाल दिया है? क्लाउड पे। और वो किसको दिखता है? किसको दिखता है? पूरी दुनिया में सबको दिख रहा है। सिंपल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस। तो उसका एग्जाम्पल हो गया गूगल भी और यूट्यूब भी। चलो आगे बढ़ते। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या मजा आ गया, क्या मजा, क्या मजा, क्या मजा, कितना मजा यू आ रहा है। स्ट्रीमलाइन हो गई मेरी बिजनेस प्रोसेस। लिखो स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। और एग्जांपल लिखो एसपीसी एडमिशंस, एसपीसी ऑनलाइन एडमिशन। एसपीसी मतलब स्वप्निल पटनी क्लासेस ऑनलाइन एडमिशंस। आपको जवाब देना है यह पॉइंट कैसे हो गया? बताओ मेरे बिजनेस की प्रोसेस एडमिशन लेना है कि नहीं? क्या मेरे धंधे में एडमिशन लेना है कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि नहीं? अब बताओ दोस्तों, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो दुनिया में और इंडिया में जब भी लोगों को एडमिशन लेना होता तो एडमिशन कैसे लेते? क्या पुणे में आके लेते? मेरे एम्प्लॉय के पास में आके? और वो अगर मान लो किसी पंजाब के बंदे को एडमिशन अगर लेना होता तो क्या पुणे में आता? वो 48 घंटे रेलवे का सफर करके सिर्फ पुणे में एडमिशन लेने आता? जी नहीं दोस्तों, इसीलिए क्या हुआ, क्लाउड पे एडमिशन का सॉफ्टवेयर आने की वजह से मेरा पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया है ऑटोमेटेड और स्ट्रीमलाइन। इंडिया में कोई भी इंसान किसी भी जगह से कभी भी किसी समय पे भी एडमिशन ले सकता है। तो बताओ मैनुअल वर्क है क्या ऑटोमेशन आ चुका है? अब क्या मेरे मैनुअल वर्क की जरूरत है क्या नहीं? क्या पूरा मेरा एडमिशन का प्रोसेस ऑटोमेटेड हुआ या नहीं? क्या मुझे कभी भी एट अ टाइम, कल भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाए, क्या आपको लगता नहीं सारा डेटा, मैंने तो यहां तक बताया था, कल मैं 11 बजे पढ़ रहा था, फिर भी आपको देखो 10:40 एडमिशन हुए हैं, 10:48 को है। इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने एडमिशन का ऑटोमेटेड कर दिया है। अब इंडिया में जिसको भी जहां से एडमिशन लेना है, मुझे पर्सनली उसमें इन्वॉल्व की जरूरत नहीं है। मेरे एम्प्लॉयज को भी पूरा प्रोसेस हमने ऑटोमेटेड से स्ट्रीमलाइन कर दिया। एडमिशन का प्रॉब्लम ही खत्म। I hope you understand this point, yeah? Okay. उसमें एक 6 नंबर का पॉइंट है, परवेसिव एक्सेसिबिलिटी लिखा अंडरलाइन करो, एनी टाइम एनीवेयर। सर ये एनी टाइम एनीवेयर, अरे भाई कम ऑन, अब कितने बार वही बोलूं? यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में, whenever you want it, wherever you want it, you can access YouTube, you can access Google, you can access Insta। इसीलिए तो अरे भाई ये सबसे बड़ी बात है और यही पॉइंट, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सोचो ये पॉइंट अगर ना हो, अगर क्लाउड एनी टाइम हटा दो क्लाउड में से, तो कोई क्लाउड यूज ही नहीं करेगा। यही तो एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग क्लाउड यूज करते हैं, बराबर? अब समझो यूट्यूब एनीवेयर नहीं दिखता, यूट्यूब कहां दिखता? समझो यूएसए में दिखता सिर्फ, और वो दोपहर में दिखता, तो कोई यूट्यूब को यूज करेगा? बोले यूट्यूब यूज करेंगे आपको वॉशिंगटन जाना पड़ेगा, हाँ, और वहां पे जाके आपको उसी समय पे जाना पड़ेगा और साथ साथ में दोपहर में जाना पड़ेगा। अरे भाई आज यूट्यूब लोग पसंद करते हैं दिन में, रात में, जब चाहे तब, किसी भी मोबाइल फोन से, किसी भी लैपटॉप से दिखता है, वो एनीवेयर एनी टाइम है, इसलिए तो लोग उसको इतना यूज करते हैं। यही तो बात है, क्लाउड में एक बार डेटा आ गया, जैसे स्वप्निल पाटिल क्लासेस ने हमने डेटा क्लाउड में डाल दिया, अब रोज रात को भी एडमिशन ले सकते हैं लोग, दोपहर में ले सकते हैं। अब ICAR.org की वेबसाइट लोग कभी भी देख सकते हैं। यही तो क्लाउड का सबसे बड़ा awesome point है। Please write down guys. Pervasive accessibility. Okay. अब जरा देखना, ये बहुत ही अच्छा बात दिखा है, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। जरा हेडिंग देना, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। आइए साहब, स्वागत है आपका इस शो में। जरा देखिए
आपके सामने मैंने GoDaddy का डेटा सेंटर दिखाया था। GoDaddy.com बताओ एसपीसी के एडिशन यहाँ पे हो रहे हैं, पर क्या एसपीसी को इन सब में पैसे लगाने की जरूरत है क्या? ये इतने केबल्स आपके सामने दिख रहे हैं और इतने बड़े बड़े सर्वर आपके पास दिख रहे हैं, क्या मुझे सबसे में पैसे लगाने की जरूरत है? जी नहीं, क्यों नहीं? मुझे सिर्फ भाड़ा देना है, उसका रेंट देना है, सारी सर्विसेज मुझे आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा है, देखो बच्चों, मैं आज कुछ हजारों में और कुछ 1-2 लाख रुपए देकर इन सब सेवाओं को उपलब्ध कर रहा हूं। क्या सचमुच इसकी कॉस्ट, सपोज मेरा रेंट है 1.5 लाख रुपए, क्या 1.5 लाख की कॉस्ट है? इसके पैसे तो हजारों करोड़ के होंगे, पर मेरे पास, हर आम आदमी के पास में इतने पैसे नहीं, ना कि होने की जरूरत है। मैं चंद केवल हजारों लाख रुपए देके इन सुविधाओं का लाभ ला सकता हूं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। अपने को ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग करोड़ों की चीजें यूज करें लाखों देख के। रिड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट। सो ना क्लाउड नहीं होता तो क्या करते? इतना सारा आएगा। किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। दो जल्दी मोबाइल दो, फेंक दो, फेंक दो ना। हेलो, कर, चालू कर जल्दी। हेलो, अरे इसको प्रसाद को बोलना फिर आगे। प्रसाद करना, ऑन करना है, लेक्चर बंद हुआ है। चालू है ना, मुझे अभी दिख रहा हूँ। अरे मैं बंद हो गया था ये। हाँ वो बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से सिग्नल आ गया, मुझे दिख रहा है अभी दिख रहा है ना? श्योर? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लिया। हाँ चालू वही मैं ओके, आपको सभी को ये मैं कह रहा था, देखो मैं जिसकी तारीफ कर रहा था उसको नजर लग गई। मैं उसकी तारीफ कर रहा था कि देखो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप मेरा लेक्चर देख पा रहे हो। मैं अभी बस तारीफ कर रहा था जब आपको ये आवाज बंद हुई। ये बहुत बड़े, और क्या है ना, भारत में ये प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यूएस में टीचर होता है किसी और का, यहां पे कैसा ना, पॉपुलेशन ज्यादा है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हाई लेवल का नहीं है, तो अभी इंटरनेट का बार बार, अभी मैंने कुछ नहीं किया था, आई वाज स्टैंडिंग हियर। अभी आप बोलेंगे सर 2 मिनट पहले बंद कैसे हुआ? ये क्लाउड का भी प्रॉब्लम नहीं, भारत में इंटरनेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम। होता क्या है ना, उसमें हवा है, आजकल बारिश चालू है, औरंगाबाद में बहुत बारिश हो रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये थोड़ा सा हवा का रुख बदला या कुछ हुआ तो इंटरनेट कनेक्शन लॉस होता है। लॉस होने की वजह से क्या होता है, मेरा जो प्लान है वो 200 MBPS का, वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हवा की वजह से या फिर कुछ होने की वजह से ये क्या होता है, कुछ देर के लिए एकदम जीरो इंटरनेट हो जाता है, फिर पिक करता है, तो फिर उतने समय में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी होगा, तो आप उसको ये मत बोलना सर मेरे प्रॉब्लम है, मेरा कुछ नहीं, मैं हाथ से इंटरनेट बनाता हूं क्या? इंटरनेट बनाना मेरे घर का, मेरा फैक्ट्री है क्या? नहीं ना, इंटरनेट ना आपकी बस में ना मेरे बस में। कल्चर की मान लो यहां पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो वो भी इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, आंधी तूफान बंद हो जाएगा। ये हमारे हाथ की चीज नहीं है, पर जो मिल रहा है हमें उसमें खुशी मानना है, ठीक है ना? तो आप लोग ऐसा मेरे को ऐसे शक भरी निगाहों से मत देखो, बार बार आपका सिस्टम कर, मेरा सिस्टम नहीं, मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? मतलब आपको मैं क्यों सावध कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपको लग सकता है क्या यार क्यों होता है, अरे क्या यार, मतलब मजाक थोड़ी ना है, हम लोग थोड़ी ना घर पे इंटरनेट बनाते, ठीक है ना? सो प्लीज अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एडजस्ट करके लेना, ओके? अभी दिख रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? अभी भी वापस गया, मुझे भी लग रहा है ऐसे। चल रहा है ना सब कुछ? चल रहा है ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सारी ठीक है, तो हम लोग बेनिफिट की ओर दौड़ते हैं। आपको एक ना लिखा है रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, लिख दिया आपने। क्यों कैपिटल कॉस्ट कम है? इतना सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चंद किराया देना है और इनका यूज कर सकता हूं। अब आगे की और एक बात देखेंगे आपके सामने जो आ रही है, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, ऐसा यहां लिखा है, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली लिखा है। इट इज फिजिबल टू कन्फाइन विद इन बजटरी एलोकेशन।
एंड कैन बी अहेड ऑफ कंप्लीशन साइकिल टाइम्स। क्या लिखा है? अहेड ऑफ कंप्लीशन साइकिल टाइम्स। क्या लिखा है? मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। It is feasible to confine within budgetary allocation and can be ahead of completion cycle times। मैं आपको समझाता हूं। अगर इस सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें अगर मैं अपने खुद से ही लगाता, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए मैं विद इन टाइम लिमिट इसको खत्म नहीं कर पाता। अगर देखो आज ये मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस लगाई है, आज मेरा कोई टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, बाकी सब कुछ ये AWS मैनेज कर रहा है। आज अभी तो हम लोग YouTube पर है, 11वें दिन से जब हम लोग AWS पे आएंगे तो आपको सारी चीजें जो है ना वो AWS करेगा। अभी फिलहाल कौन कर रहा है मेरे लिए? YouTube कर रहा है, वो फोकट की चीज है। पर जब मान लो 10 लेक्चर होने के बाद में जब मेरा 11वां लेक्चर आएगा वो तो मैं AWS को दे दूंगा और AWS मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो सारी मॉनिटरिंग अपने आप हो जाएगी कि मेरा सर्वर सही है कि नहीं, उसका डेटा बराबर से पास, एक एक बीट आपके पास में आता है। मालूम है मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, आपके मोबाइल पे एक एक बीट दस्तक देती है, उसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसकी सारी चीज, उसकी सिक्योरिटी, उसके अंदर कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ लैक नहीं हो रहा। ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लोग मैनेज करते हैं, और वो भी मेरे कम से कम पैसे, ये क्या ना, विद इन बजटरी एलोकेशंस। मतलब कि मेरा टेंशन नहीं, वंस आई टेक द क्लाउड का थिंग, आई डोंट हैव टू लुक आफ्टर एनीथिंग, सारी चीजें अपने आप ही मॉनिटर हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज, राइट? एग्जाम्पल राइट डाउन, मॉनिटर, वहां पे आपको लिखना है हेडिंग, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। देखो मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर, कौन मॉनिटर कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहे हैं मेरे लिए। मेरे लाइव स्ट्रीमिंग का बिजनेस वो लोग मॉनिटर कर, लिखो मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, और एग्जाम्पल राइट डाउन SPC लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस is monitored by AWS। AWS मैनेज कर रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं। पर हां, AWS का क्या रोल नहीं है। अब मेरे यहां का इंटरनेट लॉस हुआ तो उसमें AWS कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहां पे हवा आ गई, इंटरनेट खराब हो गया, उसमें AWS कुछ नहीं कर सकता। ओके, लेस पर्सनल ट्रेनिंग। आप ही मुझे बता दो, मेरे पास में ज्यादा होशियार लोगों की जरूरत क्यों नहीं है? देवांश आप बताओ, क्या मेरा टेक्निकली बहुत साउंड होना जरूरी इसमें? नहीं जरूरी। क्यों? सब मैनेज कर रहे हैं ना भाई, मुझे क्या करना है? अरे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, आप देख रहे हो मैं कुछ कर रहा हूं। इतने बड़े बड़े सर्वर है, वहां की टेक्नोलॉजी है, वहां कैसा डेटा पास ऑन होता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, ये इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, इवन आई एम नॉट इवन रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन्ड ऑफ इट। मेरे को क्या करना है? मैं सिर्फ यहां से इंटरनेट से डेटा बाहर भेज देता हूं, उसके बाद में वो कैसे आप तक पहुंचता है ये मेरा धंधा नहीं साहब। ना कि मैं उसमें होशियार हूं, ना कि मुझे होशियार होना जरूरी है, ना कि मेरे ऑफिस में भी। इवन माई ऑफिस स्टाफ इज नॉट इवन रिक्वायर्ड टू बी दैट ट्रेंड इनफ, क्योंकि ये सारी चीजें वो खुद मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए तो अपना काम है अपने धंधे पे फोकस करना। मैंने होशियार किस में होना चाहिए? पढ़ाने में। जब भी कोई इंसान, ICI होशियार किस में होना चाहिए? उनकी किताबें बनाने में, उनके सिलेबस में बनाने में। एक बार उन्होंने क्लाउड पे डाल दिया और आप तक किताबें पहुंचेंगी कैसे, वो क्लाउड का मैटर है। इसका मतलब जो भी लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं उन्होंने किस में होशियार होना चाहिए? वेबसाइट बनाने में। फिर वेबसाइट एक बार क्लाउड पे डालने के बाद में वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी ये उनका मैटर है। इसका मतलब अर्थात है आम आदमी को अपने धंधे में होशियार होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान ना होने के बावजूद भी वो क्लाउड का इस्तेमाल कर सकता है। लिखो वहां पे, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। आगे बढ़ेंगे, यहां लिखा है मिनिमाइज मेंटेनेंस। अब ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, बाहर लिखो आप मिनिमाइज मेंटेनेंस। मिनिमाइज मेंटेनेंस बताएंगे देवांश, इसका मतलब क्या हुआ? SPC क्लासेस के सॉफ्टवेयर कितने होंगे आप? 160 या एक? तो अगर मान लो कुछ नया फीचर डालना है, कुछ खराब हुआ ठीक करना है, तो कितनी जगह पे? एक है। तो इसलिए बोलते हैं मिनिमाइज मेंटेनेंस। अगर दुनिया में क्लाउड नहीं होता तो आई वुड हैव इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर ईच एंड एवरी लोकेशन। कुछ भी खराबी आ जाती, कुछ भी नया फीचर डालना पड़ता, तो आई वुड हैव डन इट एट ईच एंड एवरी लोकेशन। लिखो आप, SPC is not required to, ऐसा लिखो, SPC is not required to maintain or update softwares at 160 locations. Softwares at 160 locations. Okay.
यहां पे लिखा है इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। उसका मतलब क्या है? इट इज पॉसिबल टू मेक फर्स्ट चेंजेस इन आवर वर्क एनवायरमेंट विदाउट सीरियस इश्यूज एट स्टेक। क्या बोल रहा है ये? इट इज पॉसिबल टू मेक फास्ट चेंजेस इन द वर्किंग एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मैंने लिया था E2C प्लान। एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने अमेजॉन का, और मुझे इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखो आप, ये बहुत अच्छी बात आपके सामने आई हुई है। इसके थोड़ी देर पहले मैं आपको बताता ना E2C प्राइसिंग के बारे में बता रहा। देखो इस सामने किया था, स्क्रीन पे देखिए, तो ये पहले डेटा खुल नहीं रहा था, बहुत अच्छा वो डेटा आ गया। उसके सामने वो कुछ लिखा है, उसके जीबी बढ़ते जा रहे तो उसका रेट बढ़ते जा रहे। आपको दिख रहा है वो प्राइसिंग, लिनक्स यूनिक्स यूसेज आएगा, तेरा खराब है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये लिनक्स यूनिक्स यूसेज जो है उसके देखो पहले कुछ 0.0255 पर आ रहा है, फिर बाद में 0.048 हो रहा है। इसका मतलब आपने देखा होगा जितना जीबी और जितना यूसेज हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से रेट चार्ज हो रहे हैं। अब दोस्तों मुझे बता दो कि अगर मान लीजिए ये मैंने 32 GB GIB लिया हुआ है, और अगर मैंने वहां से अगर मैं कुछ शिफ्ट करके किसी और प्लान में जाना चाहता हूं, मान लो 4 GIB का लिया मैंने, 4 यहां पे और बाद में 8 का लिया, तो मुझे कुछ करना थोड़ी ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अंडरस्टैंड करो, व्हाट इज फ्लेक्सिबल? रिजिड होता है, रिजिड मतलब बदलने को तैयार ही नहीं, और फ्लेक्सिबल तो क्या बहुत आसानी से बदल जा रहा है। इसका मतलब मैं अगर 4 से 8 पे जाता हूं तो मुझे कुछ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे से बोलना भाई वो 4 का प्लान बंद कर दो, 8 का प्लान लगा दो, बोलेंगे भाई कोई बात नहीं, अगली बार आपके डेबिट कार्ड में कट जाएंगे, मैं कट दे दो, कोई बात नहीं, इजी। आपको संघर्ष नहीं करना है। और मैं बर्बाद हो गया, अरे भाई मेरे पास में आज 1000 बच्चे स्टूडेंट पढ़े लाइव स्ट्रीमिंग, कल 2000 पढ़ेंगे, तो मुझे बहुत कुछ अपना कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ उनको अपडेट करना, भाई वो मेरा प्लान का साइज बढ़ा दो, दैट्स ऑल। I hope you understand this. Yeah? Yes. Yeah? तो इसका मतलब क्या फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? जो आसानी से चेंज हो क्या ना हो, चेंज हो, तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है। I can make changes in the plan. I am using this. Okay, today I am not liking this plan, or I want something else. I can do it easily. मतलब I don't have to take any efforts to make changes. मुझे सिर्फ उनको बोलना है भाई एक मेल डालना है, अपडेट करो, अपडेट हो गया, डन। लिखो वर्किंग एनवायरमेंट, वहां पे लिखो हेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और लिखो वर्क एनवायरमेंट कैन बी चेंज्ड इजीली। वर्क एनवायरमेंट कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली। वर्क एनवायरमेंट कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद में आपके सामने अब एक लास्ट पॉइंट आ चुका है, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपके सामने है, और उसका मतलब क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स के साथ में, बस फिर इसके बाद में बेनिफिट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। वॉल्यूम आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इवन विद फ्यूअर सिस्टम्स एंड देयर बाय रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? इसका मतलब हुआ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यह हुआ है कि हमारा जो है कम से कम इसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ रहा है। क्या लिखा है? वॉल्यूम आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इवन विद फ्यूअर सिस्टम्स। सोचो क्लाउड नहीं होता, इमेजिन करो क्लाउड नहीं हो रहा, 160 बेंचेस पे 160 सॉफ्टवेयर तो होते ही, पर 160 बड़े बड़े कंप्यूटर की इंफ्रास्ट्रक्चर, 160 इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जलती, हर जगह का अलग अलग रैम, हर जगह अच्छे साइज का रैम, हर जगह के अच्छे साइज का हार्ड डिस्क होता है, बिकॉज उन्हीं जगह पे डेटा प्रोसेस होता है, उन्हीं जगह पे स्टोर होता है। सोचिए ना इतना खर्चा क्यों कर रहे हो यार। अगर आज मेरे फ्रेंचाइजी के पास में सामान्य अगर एक मोबाइल फोन भी है ना, तो वहां से भी वो उसी रफ्तार से काम करते हैं जैसे उनके उसमें बड़ा कंप्यूटर है, बिकॉज वो क्लाउड के उनका सारा प्रोसेसिंग का काम और स्टोरेज का काम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है समझ? सोचो क्लाउड नहीं है तो हर 160 जगह पे बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती, एसी लगता, रैम लगता और बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगते। पर आज इतने बड़े रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है? क्लाउड कर रहा है। तो मेरे फ्रेंचाइजी के पास में क्या होना जरूरी है? एक सामान्य इंटरनेट और सामान्य मोबाइल फोन भी अगर है तो ही वुड बी एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग विच ही वांट्स। आई होप आपको सभी को समझ रहा है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा करके मुझे वो फायदे हो रहे हैं जो करोड़ों डाल के भी नहीं होते। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल बढ़ रहा है वो भी कम से कम खर्चे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब मैं कल्चर के 250-300 ब्रांचेस और भी बढ़ा लूं, किसी के पास भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की आवश्यकता है नहीं। एक सामान्य आपके इसमें क्या होना चाहिए? छोटा मोबाइल फोन होना चाहिए एंड यू आर एबल टू टेक एडमिशंस। वही तो बोल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
सोचिए ना, मेरे पास अभी इस समय कुछ नहीं है, लैपटॉप है, कैमरा है और इंटरनेट है, और मैं कितने हजारों बच्चों को पढ़ा रहा, ना कि हजारों बच्चों की मुझे जगह चाहिए। अभी कल का लेक्चर मैंने देखा, कुछ 15,000 लोगों ने कल का लेक्चर नंबर 1 देखा। 15,000 लोग, ना बैठने की जगह है, ना अलाउड है। कम से कम एक कमरे में मैं 10 बाय के रूम में अभी खड़ा हूं इस समय। मेरे सामने एक कैमरा है, ये मेरा लैपटॉप है जो 1 लाख का भी नहीं होगा, और बस मैंने क्लाउड की सर्विसेज ली। यानी कि कम से कम रिसोर्सेस में मैंने स्केल अप किया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि कम से कम पैसों में इतने लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अदरवाइज मुमकिन थोड़ी ना 15,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, कितना बड़ा हॉल लगेगा, कितना रेंट देना पड़ेगा। समझ में? लिखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लास्ट पॉइंट वाज द लास्ट पॉइंट। दैट्स ऑल गाइस, वी आर डन विद बेनिफिट्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, I hope you are understand this point as well. Everybody got it? Come on guys, are you ready now? So दोस्तों, सारे पॉइंट को एक बार रिकॉल करते हैं और सही पॉइंट का मीनिंग जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो अभी अभी हमने पढ़ा। हम लोग कम से कम रिसोर्सेस में अपने बिजनेस का स्केल बहुत ज्यादा अप कर सकते हैं। अभी आपने देखा मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी इतने सारे बच्चों को मैंने पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस द स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए मैंने क्या कहा था, सो अपनी पढ़ने क्लास के उसमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है या 160? एक ही सॉफ्टवेयर में मैं 160 ब्रांचेस को सर्व कर पा रहा हूं? क्या मुझे 160 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख को खरीदने की जरूरत है? जी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम पैसे लगाए। आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, जब मैं रिवाइज करता हूं ना, आप ध्यान देना, क्योंकि कई बार कभी भी मैं पढ़ाता हूं आपका ध्यान इधर उधर चला गया। तो जब मैं रिवीजन इसलिए करता हूं ताकि अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग से मिस हो जाए। और अब जब मैं और एक बात आपके लिए कहना चाहता हूं कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूं पॉइंट्स आपको, तब जब मैं कोई पॉइंट्स आपको पढ़ाता हूं, जब मैं उसकी हेडिंग देता हूं ना, उस हेडिंग देने के बाद में आपको खुद से रिकॉल करना उसका मीनिंग क्या है। जैसा अभी पॉइंट है, ग्लोबलाइज वर्कफोर्स, याद करो क्या बोला था मैंने, बोलो। ग्लोबलाइज मतलब इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइज है क्लाउड। अरे क्लाउड में ग्लोबलाइज, इसलिए तो क्लाउड यूज करते हैं। एग्जांपल यूट्यूब। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। इसके लिए मैंने एसपीसी के एडमिशन का एग्जांपल दिया था। क्या बोला था मैंने? अभी अगर मान लो मैनुअल होता है तो कितना मतलब माथा पच्ची होती, कितने एम्प्लॉय लगते हैं, पूरा देश भर से लोग इधर आते हैं, पुणे में आते हैं और एडमिशन ले पाते। और अभी क्या हो रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटेड है, क्लाउड पर एडमिशन हो रहा है। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। आप मुझे बताओ, आपने गोडैडी के बड़े सर्वर देखी जो करोड़ों के हैं? क्या मुझे करोड़ों के सर्वर लगाने की जरूरत है? क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ कुछ किराया दे रहा हूं, एंड आई एम एबल टू एंजॉय द सर्विसेज ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज। ठीक है ना। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, ऐसा पॉइंट लिखा है जिससे मतलब लिखा है एनी टाइम एनीवेयर। इसका मतलब क्या है? इट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी चीज है क्लाउड की। क्लाउड का और फायदा, आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर अच्छे से कर सकते हो। मुझे बताओ, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है इसके ऊपर? AWS कर रहा है। मैं तो कुछ, मेरा काम है सिर्फ, बाकी वो यहां से एक बार मैं छोड़ देता हूं, उसके अपने बच्चों के मोबाइल तक पहुंचाना मेरा काम है क्या उनका काम है? उनका काम है। बताओ, मेरे पास ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होना जरूरी है क्या? नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। बताओ, मिनिमम सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कम से कम क्यों है? सॉफ्टवेयर लगाया कितनी जगह पे? एक जगह। तो मेंटेनेंस कितनी जगह पे होगा? एक जगह। तो मेंटेनेंस का कॉस्ट भी सेव हो गया। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या बोला था मैंने? मतलब पहले मैंने 4 GB का प्लान लिया, क्या मैं 8 GB कर सकता हूं? 16 GB कर सकता हूं? फ्लेक्सिबिलिटी। मैं क्या कह रहा हूं, अंडरस्टैंड करो। कोई भी ये चीजें आपके लिए नहीं है, पर फिर भी आपको बहुत आसान लगेगी अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे। अगर आपको सिर्फ क्लाउड ऐसा है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बुक पढ़ते हैं और फिर देखते हैं यार ये पॉइंट तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा नहीं पढ़ते। आपको कोई भी EIS का किताब का कोई भी पन्ना पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट के अंदर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद में उसके अंदर जितने भी पेजेस दिए होते हैं वो पढ़ना काफी आसान हो जाते हैं। जैसे हमने कल क्लाउड पढ़े, आज देखो दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए। दैट्स ऑल। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं। ओके, अभी यहां पे 2 क्वेश्चंस और हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के बाकी है। एक ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, पर बहुत क्लाउड पढ़ लिया, अब कुछ नया पढ़ाते हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, कुछ नया पढ़ते, थोड़ा सा माइंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो भी क्लाउड आप वरना सप्रे में भी आपको क्लाउड आएगा। दोस्तों आओ कुछ खास करते हैं। अभी शो में कुछ खास होने जा रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कभी एक वर्ड सुना होगा इंटेलिजेंस, आपके पास में कौन है? नेचुरल है आर्टिफिशियल? यू मस्ट हैविंग नेचुरल, राइट? ये तो विरासत में मिला हुआ है। पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंसानों ने
इंसानों जैसा। साइंस को यूज करके जो ब्रेन बनाया है उसका नाम हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Whenever computers can walk, computers can talk, computer can think like human being, it is called as artificial intelligence। और आजकल इसका दौर चल रहा है। सोचिए कितनी कमाल की बात है कि कंप्यूटराइज सिस्टम हमारी सिर्फ बातें कर रही है, हमारी बातों को समझ रही है, बोल रही है, सोच रही है। उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर क्या होता है? अरे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रोबोट्स। रोबोट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। रोबोट इज बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई। अरे आपने तो आजकल तो ऐसे ऐसे आधुनिक रोबोट्स आए, आपको समझ। अच्छा रोबोट सब्जी कट कर रहा है, रोबोट सोल्जर बन गया। अरे बॉर्डर पर रोबोट है, मतलब आजकल सोल्जर्स की जरूरत नहीं है, यूएसए के मिलिट्री में रोबोट से भाई। अंडरस्टैंड करिए कितनी कितनी चीजें। मैं आपको एक ऐसी रोबोट की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यू विल बी सरप्राइज। अच्छा ये रोबोट है, लगता ही नहीं कि रोबोट है, ऐसा लगता है वो एक इंसान है। यूएसए के क्या बोलते, दुबई के गवर्नमेंट ने, उसका नाम है, उस रोबोट का नाम सोफिया, उसको वहां का सिटीजनशिप मिला है। आज तक वोटिंग का अधिकार इंसानों को दिया जा रहा था, वहां पे पहली बार ऐसा हुआ। आइए ऐसे एक आधुनिक रोबोट से मिलता है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सर रोबोट क्यों दिखा रहे? बिकॉज रोबोट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस चेक इट आउट। Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. इसकी शक्ल जो है वो फीमेल से मिलती जुलती है, देखने में बिल्कुल इंसान जैसी लगती है, पर इतना सरप्राइजिंग जिस तरीके की बातें करती है, तो ये तो इंसान भी इसे जवाब नहीं दे सकता है। ये क्या है? ये चमत्कार है। देखिए गाइस। My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. हाजिर जवाब है भाई, हाजिर जवाब। क्या इस क्या इंटेलिजेंस है? उसको क्या क्या सवाल पूछा गया? जरा सोचिए, क्या बहुत मजा है आपको देखते हो क्या बोल रही है वो। I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel उसके फेस के एक्सप्रेशन देखिए अब कैसे कर रही है। angry about something, That's impressive. or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But face? most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? So whenever computer can walk, computer can talk, computer can think like human being, it's called as what? Artificial intelligence. I hope आपको समझा वो क्या है। आइए दोस्तों, आजकल हमारे मोबाइल में भी आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं गूगल असिस्टेंट। इट इज ऑन ऑल एंड्रॉइड फोन्स, और सीरी जो है हमारे एप्पल के फोन्स में है। तो दोनों भी फोन्स में, दोनों भी फोन को ट्राई करेंगे। एप्पल के अंदर सीरी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एंड्रॉइड फोन के अंदर भी गूगल असिस्टेंट से। जो गाइस शुरुआत करते हैं गूगल असिस्टेंट के साथ में, कुछ तो देखते हैं यहाँ पे, कोशिश करते समझने की। चलो मैं से कुछ पूछता हूं। कैन यू प्लीज प्ले द म्यूजिक ऑफ हनी सिंह? All right, playing Honey Sing on YouTube. या देखो, मैंने से बोला कि मुझे हनी सिंह गाना बजा दो, गाना बजा रहा। इसको ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब कंप्यूटर हमारी बातों को सुनता है, उसके ऊपर सोचता है और काम करता है। और आप सभी हनी सिंह का ट्रैक कभी सुना भी होगा, ब्लू आइज। ओके तो दोस्तों, इस तरह से चीजें आपको समझना चाहिए। तो मैं से और कुछ रंगीली बातें करता हूं। वुड यू लाइक टू मीट मी? Opening web page. Okay, I'll ask. Hey, what's your name? My good name is Google Assistant. Okay. Would you be my girlfriend?
Here are some results from a search. वो चलो ये गर्लफ्रेंड नाम का फोटो दिखा रही है मुझे, और एक बार परेशान करता हूँ. Would you like to be my girlfriend? I love spending time with you. We have a great person to AI kind of relationship. हाँ आपने देखा, ये चालू की हद है. Can we meet? I'm always here whenever you call. वाह, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप उसको दो चाहे कुछ भी सवाल कर सकते हैं. वैसे मैं बेहूदी वाहियात बात कर रहा था, चल कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं. कैन यू प्लीज सजेस्ट मी द नियरेस्ट हॉस्पिटल? Here is Agrawal Hospital. Make sure that you check the COVID-19 advisory before you go. ये मुझे बोल रही है कि अग्रवाल हॉस्पिटल को ये जगह है यहाँ पे बिल्कुल पास है मेरे घर से, और अगर तुम जाएंगे तो जरूर कोविड का चेकिंग करके जाओ, बिकॉज हॉस्पिटल में आजकल उसके बगैर एडमिट भी नहीं कर रहे. तो इस तरह की बातें हैं, मतलब यू आस्क एनीथिंग इट इज ऑलवेज. और आपने आजकल एलेक्सा का देखा होगा, तो ये सारी चीजें भी आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कुछ एलेक्सा को कुछ भी बोलते हो करता भी है. तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कोई मतलब अभी ये बहुत दुनिया आगे जा चुकी है. और ये गूगल असिस्टेंट का मास्टरमाइंड जो है उसको मिलाना मैं आपसे चाह रहा हूं, जिसका नाम है सुंदर पिचाई. यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस गाय. ही इज द सीईओ ऑफ गूगल. बहुत हमें अभिमान है, गौरव है, स्वाभिमान इस बात का कि ये इंसान जो भारत का होकर इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है. गूगल असिस्टेंट के जो बैकबोन है, जिनकी बदौलत हम लोग आज गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, ऐसे इंसान से क्या आप मिलना चाहेंगे? आइए देखते हैं. The progress with the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. आप सभी जानते होंगे ये बंदा कहाँ का है. ये साउथ इंडिया से बिलोंग करता है और इसकी सैलरी कहते हैं अब इंडिया में सबसे ज्यादा है. मतलब इंडिया के कोई भी लोगों को कंपेयर करते हैं, इनकी सैलरी जो मैं व्हाट आई हर्ड इज इट इज मोर देन 1000 CR, राइट. ये एक अपने आप में एक अलग ही हस्ती है. आप सभी लोग जानते हैं गूगल क्रोम आप यूज करते हैं. गूगल क्रोम का मास्टरमाइंड है. गूगल क्रोम जिसने दुनिया को दिया है वो इंसान है, नाम तो सुना होगा, सुंदर पिचाई. इन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और आज देखो कहां पहुंच गया है ये बंदा, राइट. गूगल का CEO है और इसकी कामयाबी को और इसकी एबिलिटी को देखते हुए गूगल क्रोम जब इन्होंने निर्माण किया उसकी एबिलिटी को देखा गया. आप सभी जानते हैं गूगल के जो ओनर है लैरी पेज ने जब देखा कि ये बंदा बहुत ही टैलेंटेड है तो इसको बहुत अच्छे लेवल पर रखना जरूरी है. काफी कंपनीज की ऑफर थी इसके पास में, अमेजॉन, याहू जैसे कंपनीज की, पर उसने कोई जॉब इनको कहा, पर इन्होंने उसको इतनी ऑफर अच्छी दी कि अभी बंदा गूगल छोड़ ही नहीं पाया. उसको डेजिग्नेशन भी मिला, पैसे भी मिले. ये अपने आप में कमाल बंदा है जिसको आप सुन रहे इस समय. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have it on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the वो बता रहा है कि अगर मुझे हेयरकट चाहिए और मैंने गूगल असिस्टेंट को बोल दिया हेयरकट के लिए अपॉइंटमेंट लो, तो देखो कैसे गूगल असिस्टेंट बात करेगा फोन पे. जस्ट चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, मजा आपको देख के. call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
लेवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपने ये भी देखा होगा आजकल गाड़ियां अपने आप चलने लगी, गाड़ियों में ड्राइवर की जरूरत नहीं है और गाड़ियां अपने आप दौड़ती है। या तक कि आप अगर इसको रिवर्स का बोलते हो, गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है। आइए दोस्तों गूगल कार से मिलाता हूं आपको, गूगल ने कैसी एक अद्भुत कार बनाई है जिसको देखकर आप दंग हो जाओगे। क्या कार है ये, कैसे बनाते हैं लोग ऐसी कार्स, आइए जरा देखिए। अब हम आपको दुनिया की पहली ऐसी टैक्सी के दर्शन करवाएंगे जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। ड्राइवरलेस कार्स को लेकर कहा जा रहा था कि यह तकनीक सन 2020 तक आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन सिंगापुर की एक कंपनी ने 2016 में ही यह कमाल कर दिखाया है। सिंगापुर की कंपनी न्यूटोनमी दुनिया की पहली ऐसी कैब सर्विस बन गई है जिसकी कैब्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने फिलहाल सिंगापुर की सड़कों पर कैसे होगा भाई, एक मिनट। क्या हुआ, बंद हो गया, चेक कर, बंद हो गया, चेक कर प्रसाद। हेलो, अरे प्रसाद बंद हो गया, चेक करना एक बार। हो गया, हो गया, चलो ओके, आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको फिर से कहा ना कि वो इंटर का प्रॉब्लम जब होगा तो ये सारी समस्या आपको होते रहेगी, पर कभी कभी होती ही रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा था और वो ये चीजें थी कि जो मैं आपको गूगल कार दिखा था। आप इस कार को देखिए, वो अपने आप चलती है किसी भी दुर्घटना को। लेकिन जितनी तेजी से दुनिया भर की कंपनियां साधारण कार्स और ड्राइवरलेस स्पोर्ट सिस्टम्स में बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखेंगे, और यह सब उसी तकनीक की वजह से संभव होगा जिसकी मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार्स का परीक्षण इस वक्त किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक एक अमेरिकी कंपनी भी करीब 100 ड्राइवरलेस कार्स के साथ अमेरिका के पिट्सबर्ग में अपनी सेवा। तो दोस्तों ये सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल तो आपने कभी रोबोट्स भी देखे। रोबोट्स में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ये जरा ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे। रोबोट पुलिस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। Robots will soon replace human police with the first real-life RoboCop to be launched. Real-life RoboCops will soon replace human police This summer. The first robot officer will go on patrol in Dubai by May this year, officials have confirmed. Members of एक्चुअली काम ये इंसानों का है, गाड़ी चलाना काम इंसानों का है ना। ये पुलिस बनना काम इंसानों का। जब ये इंसानों का काम, इंसान जैसा सोचता है, इंसान जैसा बोलता है, सुनता है, ये सारी चीजें जब कोई कंप्यूटर करने लग जाए, हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। आज हमने कौन से एग्जाम्पल है, गूगल असिस्टेंट। मैं मेरे भाई को बोलता हूं ढूंढ रहे कौन सा हॉस्पिटल है, अब मैंने भाई को नहीं बोलता, मैंने गूगल असिस्टेंट को बोला, उसने ढूंढ के लाया। इसका मतलब जो काम इंसान कर रहा था वो जब मशीन करने लगे। आपने सैलून का एग्जाम्पल देखा, वो सैलून से अपॉइंटमेंट लेना है, इंसान लेना चाहिए, पर वो अगर गूगल असिस्टेंट ले रहा है यानी कि वो इंसानों का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने सोफिया को देखा, सोफिया ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दे रही, तो इंसान भी क्या देंगे उसका जवाब। इसका मतलब ये हुआ है, अभी यहां पे दुबई के मॉल में पुलिस है, रोबोट पुलिस है। इसका यह मतलब है, सारी बातों का मतलब जब भी कंप्यूटर इंसानों जैसा बिहेव करे, बोले, सोचे, सुने, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लीज राइट डाउन गाइस। आज का ये जो, और देखो हर कोई कॉन्सेप्ट जो क्लाउड इतना बड़ा नहीं होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट इतना ही छोटा था और ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। आपको लग रहा होगा क्लाउड को देखकर कि यार कितना बड़ा है, वही इकलौता टॉपिक है जो बहुत बड़ा है। एआई उतना ही छोटा टॉपिक। प्लीज राइट डाउन ऑल द एग्जांपल्स। आपको सभी को रिकॉल करना है, देखता है आप सारे एग्जांपल्स रिकॉल कर पाएंगे क्या। आपको जो रिकॉल है प्लीज जरूर रिकॉल करें और लिखें, वहां पे अच्छे से लिखना। फास्ट, कम ऑन, हरी अप गाइस। Write down all the examples.
कौन सा एग्जाम्पल किया आपने? गूगल असिस्टेंट लिखा, सोफिया जो रोबोट है, सिरी, एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गेम ऑफ चेस। सर गेम ऑफ चेस क्यों भाई? चेस कौन खेलता है? इंसान ही खेलता है। वो कैसे खेल रहा है? उसके इसमें कुछ तो इंटेलिजेंस भरा है हमने। पर ये सारी चीजें बनाना काफी कॉम्प्लेक्स है, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। जब हम लोग एआई जब आता है तो समझ जाना उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिर ठीक है, पर आजकल काफी कॉमन होने लगा है। आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशंस के एग्जांपल दिख रहे होंगे। आप एक वहां पे लाइन में लिखवाना चाहूंगा आपको, प्लीज लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक, व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक, ब्रैकेट में लिखो टॉक, वॉक, थिंक, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या लिखा? व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक ह्यूमन बीइंग, इट्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, चलो सारे एग्जाम्पल्स आपने लिखे। देखो आपके बुक में भी इन्हीं सब चीजों को लिखा हुआ है। एग्जाम्पल गूगल कार लिखा हुआ है, एग्जाम्पल सिरी लिखा हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद में आपने यहाँ पे देखो सेल्फ ड्राइविंग कार्स लिखा हुआ है, गेम ऑफ चेस लिखा है, सिरी लिखा है। यहाँ पे एक मेडिकल डायग्नोसिस का भी एग्जाम्पल हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। मैं आपसे कुछ उसके बारे में बात करना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस? एग्जाम्पल देंगे। देवांश, कैसा होता है जैसे मान लो कि हम लोग लैब में गए, किसी लैब में, पैथोलॉजी लैब, और वहां पे जो वहां के जो लोग वहां पे काम करते हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं होते। दे आर नॉट डॉक्टर्स। वो जो वहां पे जो हमारा ब्लड जो लेते, फॉर एग्जांपल मुझे डेंगू ऐसा फील हो रहा है या मुझे कोविड-19 ऐसा मुझे फील हो रहा है, आई वेंट टू द पैथोलॉजी लैब, तो जो बंदा वो ब्लड लेता है ना, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट और शी इज नॉट वेरी स्मार्ट। वो एक आम बीकॉम वाले बंदे भी हो सकते हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि उसको कैसे समझता है कि मुझे कोविड हुआ है कि नहीं, उसको कैसे समझता है कि मुझे डेंगू हुआ है कि नहीं। उनके पास क्या होता है मालूम? एक टेक्निकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। उसमें क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड के सैंपल उसमें डालते हैं, उस एआई वाले सिस्टम में, और वो सिस्टम बताता है कि हमें कोविड है क्या नहीं, और वो सिस्टम बताता है डेंगू है क्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस सिस्टम को इतना ऐसा बना दिया कि डॉक्टर न होने के बावजूद भी वो डॉक्टर है ऐसा महसूस होने लगा। हमने कौन सा, देखो मैं डॉक्टर हूं, मेरे दिमाग में कुछ है तो मैं डॉक्टर हूं, मैं बोल रहा तो बड़ी बात नहीं है, पर मैंने मेरे दिमाग की बातें उस कंप्यूटर में घुसेड़ दी और मेरे बदले में वो काम करा है। इसका मतलब मैंने कौन सा इंटेलिजेंस निर्माण किया? आर्टिफिशियल किया। मतलब जो काम जो डॉक्टर पहले ये आइडेंटिफाई करते थे, ये डायग्नोस करते थे कि किसी को कोविड है क्या नहीं और किसी को डेंगू है क्या नहीं, वो काम कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। क्या हुआ उसका एग्जाम्पल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसे आने में तो एग्जाम्पल है। एक ही बात आपको याद रखना है, जब भी कंप्यूटर ऐसा कुछ काम कर दे जो सिर्फ इंसान कर सकता था, तो समझने की बात उसमें ये हो जाती है कि वो क्या है, वो क्या है, वो एग्जाम्पल हो जाता है एआई का। गाड़ी चलाना किसका काम होता है? ड्राइवर्स का। कौन कर रहा है? कार अपने आप कर रही है। सैलून से अपॉइंटमेंट लेना काम किसका है? इंसान होगा। कौन ले रहा है? कंप्यूटर ले रहा है। हाँ, चेस खेले काम किसका? इंसान होगा। अगर वो कर रहा है, इसका मतलब आपको इस समझ आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एग्जाम्पल से शायद से आपको कनेक्ट हो रहा होगा, और जितने भी लोग दिख रहे हैं शायद से एग्जाम्पल से आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रही होगी। इसमें आपको कुछ उसके रिस्क लिखे हुए मैं पढ़ रहा हूं। AI relies heavily on what data it gets। वो बोलता है इसका पूरा डिपेंडेंसी उसके डेटा के ऊपर होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो अगर कार चलाने वाला कोई AI हमने बना दिया और वहां पे लिख दिया ग्रीन हुआ सिग्नल तो स्पीड बढ़ा देना, और रेड हुआ सॉरी ऐसा बोला, रेड हुआ तो स्पीड बढ़ा देना और ग्रीन हुआ तो रुक जाना। अगर मान लो गलती से ऐसा कोडिंग दे दिया, आपको लगता नहीं बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा? इट विल बी वेरी रिस्की। अंडरस्टैंड करो, मतलब एआई इंसान है। मान लो इंसान मतलब कोई बच्चा है और वो हम आप गाड़ी चलाते हैं तो हमें समझता है कि हमें मरना नहीं है, तो कोई अगर बहुत बड़ी गाड़ी है तो हम अपने आपको ब्रेक लगा देंगे। तो वो ब्रेन है, हमारा ब्रेन है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते समय किसी ने रॉन्ग कोडिंग कर दी, इनकरेक्ट कोडिंग कर दी, तो आपका दिमाग नहीं लगाता। उसमें लिखा होगा कि ग्रीन है तो फास्ट भगा दो तो फास्ट भगाएगा, और वहां पे लिखा होगा ग्रीन है तो उसको स्टॉप कर दो तो स्टॉप करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क क्या है?
बनाने की रिस्क है। अगर इसमें गलत कोडिंग कर दी किसी ने कि रेड है फिर भी बाहर है, तो न जाने कितने एक्सीडेंट कार कर ली, उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए क्या हुआ है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट रिलाइज हेवीली ऑन व्हाट, डेटा। जैसे अगर उसमें लग दिया चेस की गेम में लिख दिया कि ये जो है ना, ये जो मान लो एलिफेंट है वो स्ट्रेट नहीं चलता, वो तिरछा चलता है, ऐसा गलत कोडिंग कर दिया तो वैसे ही चलेगा, उसको अपना खुद का बुद्धि थोड़ी ना है। इसका मतलब वो कैसा काम करती है, सोफिया काम कैसे करेगी, जिससे उसके दिमाग में डेटा कोडिंग क्या है जैसा भरा है वो वैसे काम करता है। ये रिस्क है क्या, नहीं है, रिस्क है ये। क्यों रिस्क है, अगर किसी कोडर ने या किसी डेटा लिखने वाले ने अगर गलत चीजें लिख दी होगी तो गलत काम करेगा। दूसरी बात यहां पे लिखा है, countries are discussing to have a kill button in AI capable machines. This is important, otherwise someday machine may start controlling humans. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये। और यहां पे लिखा है carries a security threats. AI carries security threats. देखो बच्चों, कभी आपने सुना होगा, कभी आपने सुना है कि इंसानों का दिमाग हैक हो सकता है? जी नहीं, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि रोबोट को हैक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में मिलिट्री में रोबोट्स है, कभी किसी ने हैक कर लिया तो क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे रोबोट्स, वो रोबोट्स अपने ही लोगों की करने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये समझो कि कंप्यूटर अच्छा जरूर है, एआई अच्छा जरूर है, पर उससे कुछ ड्रॉबैक्स भी है। नंबर तीसरी बात, एआई इन लॉन्ग टर्म में किल ह्यूमन स्किल्स। आपको लगता है अगर सारी चीजें कंप्यूटर ही करने लगेगा, कंप्यूटर ही गाड़ी चलाने लगेगा, कंप्यूटर ही सारी चीजें करने लगेगा, कंप्यूटर ही सारे स्किल्ड वाले काम कर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्किल दिन ब दिन कम हो रहा है, बढ़ा, हमारा स्किल ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं एक थ्रेट। अब ये थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि भाई क्या रिस्क है कंप्यूटर को, एआई को यूज करने की। तो एआई का पहला रिस्क क्या है, क्योंकि डेटा गलत हुआ तो गलत काम करेगा, उसमें गाड़ी चलाने का डेटा गलत होगा तो गाड़ी गलत चलाएगा। दूसरी बात क्या है कि वो हैक हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने दिया कि पुलिस वाला रोबोट अगर हैक हो गया तो अपने ऊपर ही भारी पड़ेगा। तीसरी बात यहां पे लिखा है इन्होंने कि वो हमारे स्किल को वो किल कर रहा है। जितना हम लोग एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे उतना हम अपने स्किल को मार रहे हैं। अपन हर बार यही बोलेंगे कंप्यूटर को पता है ना, हम लोग क्यों करें, ये सारी बातें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये 3 रिस्क है। तो दोस्तों आज का पूरा के पूरा हमारा खत्म हो चुका है। लेट्स रिवाइज इन लास्ट 2 मिनट्स। आज हम लोग 2 मिनट में रिवाइज करते हैं और फिर हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड देखा, हमने एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड देखे, और अभी हमने क्या देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार एआई को रिवाइज करते हैं। दोस्तों बताएंगे एआई के कौन से एग्जाम्पल आपने देखे, बहुत जल्दी से। गूगल कार देखा, सीरी देखा, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा आपने देखा, उसके बाद में आपने गेम ऑफ चेस देखा, उसने आपने गूगल कार को देखा। ये सारे एग्जांपल क्या है, एआई है। व्हेनेवर कंप्यूटर कैन वॉक, कंप्यूटर कैन टॉक, कंप्यूटर कैन हियर लाइक ह्यूमन बीइंग, इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जामिनेशन में पूछा कि कौन से रिस्क है, तो 3 रिस्क कौन से हमारे उसके अंदर गलत डेटा गया तो गलत काम करेगा, वो हैक भी हो सकता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी का थ्रेट भी है, और तीसरी बात वो हमारे स्किल को मार रहा है। ये उसके 3 डिसएडवांटेज हैं। उसके पहले आज हमने क्लाउड को जब समझ रहे थे तो आपसे मैंने कुछ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से बोले थे, देखते कैरेक्टरिस्टिक्स के 6 पॉइंट आपको रिकॉल होते हैं क्या। डू यू रिमेंबर ऑल द 6 पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? अरे बोलो भाई। हाँ बोलो, कौन से पॉइंट देखे थे। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट, आपको सिर्फ मीनिंग याद करना, पॉइंट्स याद करवाने का काम मेरा है, मैं कल पॉइंट्स याद करवा लूंगा, आज सिर्फ मीनिंग याद करो। पता व्हाट इज द मीनिंग स्केलेबिलिटी, इसका मतलब क्लाउड का साइज कम होता है और बढ़ता भी है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे पर यूज, जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ही हमें पे करना है। ऑन डिमांड का मतलब क्या है, ऑन डिमांड मतलब कि जितना भी रिसोर्स हमें जब चाहिए तब वो उपलब्ध हो जाएगा। अगर मुझे कल के 30 GB और चाहिए तो ऑन डिमांड बोल के मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजिलेंसी, कि अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो क्या ना एक फेच द सेम डेटा फ्रॉम अदर सर्वर, बिकॉज क्लाउड वाले क्या करते हैं, बहुत जगह पे उसको स्टोर करते हैं। व्हाट इज द 4 पॉइंट मल्टी टेनेंसी का मतलब क्या हुआ कि हमने इसके लिए GoDaddy का एग्जांपल देखा था, वहां पे बोला था एक GoDaddy को लाखों लोग यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था वर्कलोड मूवमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि एक क्लाउड से डेटा दूसरे क्लाउड में जा सकता है और एक सर्वर से भी डेटा दूसरे सर्वर में जा सकता है। I hope you understood whatever I taught today. Thank you so much guys for watching this lecture. अगर आपको लेक्चर पसंद आया जरूर लाइक करेगा और इसको शेयर भी करिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग 4 बजे और मिलेंगे फॉर FMEQ के लिए। जिस तरह से हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं ES में, सेम उसी तरह से प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। I'll see you in what FM lecture at 4 o'clock. और जो लोग ऑनलाइन नहीं देखते, बाद में भी दिखते हैं, तो जरूर इसके ऊपर कमेंट करें, जरूर लाइक करें, ताकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।